तो आपने कहा था सर, ये जो बॉन्ड और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो पर्सपेक्टिव है, दोनों के बीच में जो लिंक होता है वो ये है कि वो जो ये दोनों जो है वो फिक्स इनकम की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। सही है। और हम लोग जो टीवीएम के अंदर हम लोग जो टूल्स पढ़े थे, जो फॉर्मूलेस पढ़े थे, वो हम अप्लाई कर सकते हैं बॉन्ड्स की एवेल्युएशन के अंदर। ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो थी वो एक थ्योरी थी, और जो बॉन्ड एवेल्यूशन है उसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसके अलावा सर आपने एक चीज़ बड़ी दिलचस्प उसमें ये बताई थी कि आपने ये पूछा था कि व्हाट डिफरेंशिएट अ बॉन्ड बाय अदर प्रोडक्ट्स, बाय जो दूसरी डेट के इंस्ट्रूमेंट हैं उनको बॉन्ड कैसे डिफरेंशिएट करता है। तो उसके अंदर जो मेजर तो अब जी साहब आपने बता दिया। नूरुल है, आप बताइए, ये जो उनका सवाल था, मतलब इन्होंने जो बताया था कि डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंड अदर लोन। सर बेसिक जो पॉइंट आपने क्लियर किया है वो तो मैं बता दूं कि बॉन्ड एक वो है, इट इज अ कमिटमेंट बिटवीन बोरो एंड अ लेंडर फॉर अ सेट पीरियड। अब फर्क क्या होता है, आप किसमें फर्क पूछना चाह रहे हैं, बॉन्ड एंड लोन में क्या फर्क है, लोन और बॉन्ड? बॉन्ड में हमें इंटरेस्ट मिल रहा होता है फॉर द टाइम, मतलब इसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न मिल जाएगी। अच्छा, लोन में क्या होता है? लोन मतलब सिमिलर ही है, अगर हम लोन ही दे रहे होते हैं कंपनी को। उस्मान जी आप सर, मैं बताइए, बताऊं? लोन और बॉन्ड। जी उस्मान। जी सर। सर बेसिकली बॉन्ड जो एक सिक्योरिटी होती है हमारी, और पीस ऑफ पेपर होता है, और सर लोन इज नॉट अ सिक्योरिटी। और सर सेकंड सर, बॉन्ड जो है ट्रांसफरेबल है, लोन हमारा ट्रांसफरेबल नहीं होता। ठीक, गुड। तो ये लोन और बॉन्ड में फर्क यही है कि उसकी प्राइस होती है, मार्केट होती है, सिक्योरिटी होती है, वो ट्रांसफरेबल होता है। लोन जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होता। ये हमने डिस्कस में लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ, ठीक है ना। थोड़ी बहुत ये मैं उसमें बताया था, प्राइमरी ट्रेड एंड ओटीसी मार्केट। ओटीसी मार्केट क्या होती है जी? सर जी 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 उस्मान बता रहे हैं, कौन? जी सर, मैं उस्मान बता। सर ये बेसिकली अनऑफिशियल होती है हमारी मार्केट, जिसके अंदर बॉन्ड ट्रेड करता है हमारा। अच्छा इट्स अच्छा, नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ओटीसी क्यों जी कहते हैं इसको, क्या है कोई ओटीसी का मतलब क्या है? सर, ओवर द काउंटर। जी ओवर द काउंटर, ओवर द काउंटर, ठीक है। चलो, तो ये दूसरा ये कि मोस्ट बॉन्ड्स आर ओन्ड एंड ट्रेडेड बाय लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये भी जो हमने इसमें डिस्कस किया था क्या? जी क्या कह रहे हैं? तो आपके लेक्चर में एक और डिफरेंस भी था बॉन्ड और लोन का, जिसमें आपने बताया था कि लोन जो है वो आप कभी भी बाय और सेल नहीं कर सकते, ये बस रिडीम होते हैं एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी और मे बी अर्लियर। ये यही बात हुई है, वो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी है, उसके बायर्स एंड सेलर्स हैं, सिक्योरिटी साथ बीच में आप बाय सेल नहीं कर सकते, ये तो बात होगी। तो वहाँ बात करना एक चीज ऐड करनी है, तो इसकी जो लेंडर जी ट्रांसफरेबिलिटी जी है ना, इस तरह से सर ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है और वहाँ पर लेंडर एक ही रहता है। बोरोर तो दोनों चीजों में एक रहता है, लेकिन लेंडर चेंज करते रहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, तो जिस वजह से ये ट्रांसफरेबल है, जिस वजह से ये इन्वेस्टमेंट हो जाती है। सही है, मतलब वो ट्रांसफरेबल होता है, इस वजह से आप जो है आपकी मैच्योरिटी से पहले जो है, जो लेंडर है या जिसके पास वो इन्वेस्टमेंट की हुई है जिसने, तो वो जो है किसी और को सेल कर सकता है वो इंस्ट्रूमेंट, तो इट्स काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी ना। जैसे बॉन्ड्स प्राइस बॉन्ड टाइप की चीज़ होती है, तो आपने वो किसी और को भेज दिया, तो प्राइस बॉन्ड भी तो एक तरह लोन है ना, जो गवर्नमेंट ने आपसे लिया हुआ है, तो वो आप फ्रीली जो है बेच सकते हैं। तो इसकी ये फर्क है, जबकि लोन में आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है, एक तरह से बिल्ड इन एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपको जरूरी नहीं है पूरे 5 साल 10 साल के लिए पैक्ट हो जाओ लेंडर, वो फॉरेन एग्जिट कर सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना। तो की फीचर में जो है
सर दे मेरा आर एक सवाल 5। था। जी जी जी। सर कल मैंने जो वीडियो देखी उसमें डिस्कशन बहुत अच्छी थी, जिसमें यह था कि बॉन्ड की जब इतनी बड़ी मार्केट है तो उसकी कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्यों नहीं है, तो उससे रिलेटेड भी वैलिड काफ़ी आपने इसमें गाइड किया था। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अगर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसको किस फॉर्म पे पता चलता है कि इस वक्त मार्केट में कितने जो है कंटिन्यूइंग टी बिल्स या पीआईबीज मौजूद हैं जिनकी मार्केट वैल्यू क्या है, क्या एग्जिस्ट करती है, उसको कौन सा बाय करना है, मतलब कौन सा ऐसा फॉर्म है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसकी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उसको ट्रेड करने के लिए। अच्छा, इसमें ये होता है कि बिकॉज पहले हमने अभी डिस्कस किया कि ये ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी का मतलब ये है कि कोई एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। जैसे स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटरी बॉडी होती है तो वहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है, इतने शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं, इतनी बिड्स है, इतनी ऑफर्स हैं। जबकि बॉन्ड के अंदर क्योंकि ओटीसी मार्केट है तो ये डेटा आपके पास नहीं आता। फिर सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है कि फिर लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन बंदा बेच रहा है, कौन खरीद रहा है। तो उसके लिए जो है ना ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपके स्टॉक में ब्रोकर्स होते हैं, इसी तरह बॉन्ड के फील्ड में भी ब्रोकर्स होते हैं। तो वो ब्रोकर्स अच्छा सारे बैंकों, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स जो होते हैं ये पीआईबीज होगा या ट्रेजरी बिल्स होगा, ये जो है वो बैंक्स के पास ही होते हैं ना, ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। तो वो लिमिटेड होते हैं। मे बी उसके जो बायर्स हैं टोटल जो बॉन्ड के हैं, अगर तो वो ओटीसी में है तो वो कोई 50 के करीब बायर्स होंगे, टोटल 100 के करीब बायर्स होंगे, तो उनके पास ही होते हैं। प्राइमरी डीलर्स कहते हैं। primary प्राइमरी डीलर्स भी होते हैं, सेकेंडरी डीलर्स भी होते हैं। प्राइमरी डीलर तो वो होता है कि जो डायरेक्ट ऑक्शन में हिस्सा ले रहा होता है ना। ये जब बॉन्ड सेंट्रल बैंक ऑक्शन करता है तो प्राइमरी डीलर्स कोई 25-26 हैं जो कि इस ऑक्शन में हिस्सा लेके बॉन्ड बाय कर लेते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि प्राइमरी डीलर जो है सेल्फ ब्रोकर बन जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी डीलर जो है ना छोटे बैंकों से, अगर बड़े बैंक हैं तो वो छोटे इंस्टीट्यूशन से जो है ना वो बिड्स इनवाइट करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो प्राइमरी डीलर जो है वो बाय कर रहे होते हैं। इसी तरह ये दूसरा ये होता है, प्राइमरी डीलर बाय करके आगे लोगों को भेज देते हैं। तो अच्छा, ये बाइंग एंड सेलिंग कैसे करते हैं? जारी बात है, आपको पता है कि टोटल लेट सपोज 50 एंटिटीज हैं जो ये काम कर रही हैं। अच्छा, इनके फिर यहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, ये भी कोई 50-60 ब्रोकर्स हैं। अच्छा, हर ब्रोकर के पास इनके नंबर्स होते हैं, तो दे विल, इनका ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये डेली बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो वो जो है उनको कॉल करते हैं डेली कि भाई ये बिड्स आ रही हैं, ये ऑफर आ रही हैं। उन्हें मालूम होता है कि आज इस बैंक ये बैंक इतने बेचेगा, इतना खरीदेगा, तो वो इसी हिसाब से जो है डेली वो ट्रेडिंग होती है। दूसरा ये कि इन्होंने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बनाए हुए हैं, जैसे जिनमें जहाँ पे जो है आप जो है ना बिड्स एंड ऑफर्स कर सकते हैं, वो दूसरे को बता सकते हैं। तो इस तरह से ये ट्रेडिंग होती है। दूसरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो जो कॉमन पब्लिक के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज है। तो जितने भी बॉन्ड्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होते हैं, जिसको हम TFCs कहते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। ठीक है ना। तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जिस तरह आप कोई भी शेयर ट्रेड करते हैं वैसे ही वो बॉन्ड भी ट्रेड होता है, उसकी वैसी प्राइस होती है, उसी तरह से वो चल रहा होता है। ठीक है सर, सही है NIT सर। के जो होते हैं वो भी बॉन्ड ट्रेड करते हैं, जिस तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो इस तरह से होते हैं। आप देखें, जो नेशनल सेविंग है ये CDNS में आता है, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग। इसमें नेशनल सेविंग, डिफेंस सेविंग, बहबूद सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आती है ना। तो ये नेशनल सेविंग जो है ये ट्रेडेबल नहीं है, इसकी ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ये ट्रांसफरेबल, इट्स नॉट अ बॉन्ड। नेशनल सेविंग को हम बॉन्ड में नहीं शामिल करेंगे बिकॉज ये की एक सिक्योरिटी मौजूद होती है। आप ये कह सकते हैं कि भाई वो सिक्योरिटी तो है, लेकिन वो सिक्योरिटी ट्रेडेबल नहीं होती। तो अगर आपको यानी इसको रिडीम कराना होता है तो आपको नेशनल सेविंग में जाके रिडीम कराना होता है ना, तो आप इसको सेकेंडरी मार्केट में सेल नहीं कर सकते। तो इसलिए उसको हम उसमें नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा सर एक क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया था वीडियो में टी बिल्स, TFCs ये भी जो है हमारे मतलब बॉन्ड्स में ही काउंट होते हैं। अच्छा, टी बिल्स जो सर होते हैं उनको नॉर्मली 6 महीने, 3 महीने इस तरह के भी होते हैं, तो मतलब बॉन्ड के लिए जरूरी तो नहीं है ना कि कि ये लॉन्ग टर्म हो, मतलब शॉर्ट अच्छा, टर्म भी हाँ, हो सकते हैं। ये बात है कि बॉन्ड जो है ना, टेक्निकली जो है बॉन्ड इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर आने के लिए 1 साल से ज़्यादा की मेच्योरिटी के होना चाहिए ना, फिक्स इनकम सिक्योरिटी।
तो ट्रेजरी बिल जो है, हाँ ये है कि उसमें क्लासिफाई नहीं किया जा सकता ट्रेजरी बिल बॉन्ड के उसमें ना, क्योंकि वो लेकिन पीआईबी जैसे है वो 30 इयर्स तक के बॉन्ड होते हैं, तो वो क्लासिफाई किया जा सकता है। वो पीआईबी की ट्रेडिंग भी बैंक्स वगैरह इसी तरह करते हैं जैसे ट्रेजरी बिल की करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेजरी बिल यू कैन नॉट, हाँ ये है कि वो आप बॉन्ड में तो नहीं कर सकते, ये बात सही है आपकी। लेकिन टी बिल्स भी इनकी वैल्यूएशन भी इसी तरह होती है जितना बिल्कुल मुझे, ऐसी होती है, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको और बताया। ट्रेडिंग भी बिल्कुल 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 वैसी। ओके सही। और एनीथिंग एल्स? तो बॉन्ड के अंदर जो है जो तो मैं एक चीज ऐड करना समझ सवाल जाएंगे, कुछ बॉन्ड जो है वो हमारी ऑप्शन मार्केट में ट्रेड होते हैं और कुछ जो है वो हमारी उस मार्केट में ट्रेड होते हैं, आपके ओवर द काउंटर वाली डीलर मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये ऐसे ही जो है सर बॉन्ड क्या? है ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना, जो बॉन्ड्स इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं उसका समझ लें 70 to 80% जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है बेसिकली। पीआईबीज हैं। प्राइवेट बॉन्ड्स जो है वो हार्डली, मेरा नहीं ख्याल कि 10% से ज्यादा होगा। शकूक वगैरह है ना तो प्राइवेट, हाँ तो जो प्राइवेट बॉन्ड्स हैं वो तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जिसको टीएफसी के नाम से कहते हैं ना। वो हार्डली 10% में, मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, जो 90% जो बॉन्ड्स जो हैं जिसकी ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम होती है, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड में जैसे पीआईबीज हो जाते हैं, वापडा के सकूक हो जाते हैं, इसी तरह से ये बॉन्ड जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो ये इनकी ट्रेडिंग पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। तो और इनकी ट्रेडिंग ओटीसी होती है, जिस तरह मैंने बताया स्टॉक में रजिस्टर्ड नहीं होते, ये जो है इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं। इसी तरह से सर टीएफसी सुकुक्स भी जो है सर, जितना मुझे याद है आई थिंक लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस हुए, मतलब लिस्टिंग में, वरना पहले ये भी प्राइवेट डील होते थे। अब सकूक जो है वो बेसिकली एक तो गवर्नमेंट सकूक है, जिस तरह से वापडा सकूक है, तो वो भी प्राइवेटली कर रहे होते हैं। उनका इस्लामिक बैंक का जो है ना का बॉन्ड है, बेसिकली वो अपने कर रहे होते हैं। बाकी जो है सकूक जो है, अगर प्राइवेट सकूक्स हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होते हैं। सही, मतलब एट ए टाइम डीलर मार्केट और ऑप्शन मार्केट दोनों में ट्रेड हो रही है। दोनों में ट्रेड हो रहे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये कि जो अभी फिलहाल जो है गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो एक्सचेंज में नहीं आई। ये गवर्नमेंट की एक प्रपोजल भी था कि हम स्टॉक एक्सचेंज में टी बिल्स और पीआईबीज को लॉन्च करेंगे, लेकिन ये अभी तक हुए नहीं, ठीक है ना। अभी तक नहीं, बॉन्ड मार्केट का आता भी है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट हाँ पर। तो वो, आई थिंक वो इसमें कह भी रहे थे कि मेन स्टॉक एक्सचेंज में रीजन, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जितना बॉन्ड का वॉल्यूम है ना बाइंग एंड सेलिंग का, वो कई गुना ज्यादा है जो स्टॉक का ट्रेडिंग का वॉल्यूम है ना। तो इसलिए जो है अगर बॉन्ड स्टॉक में आ जाते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक इसको मटेरियलाइज नहीं किया ना। जी सर, जी ठीक है। और एनीथिंग एल्स? फराज आप कुछ कह रहे हैं? जी सर मैं ये पूछ रहा था कि ये डायस्पोरा बॉन्ड क्या होते हैं, ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट करती है, और क्या होते हैं मतलब ये? डायस्पोरा बॉन्ड का मतलब ये है कि वो जैसे रोशन पाकिस्तान सर्टिफिकेट है ना, मैं आप इसकी बात कर रहे हैं ना, जैसे जो आपके जो बाहर जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है, तो पाकिस्तान ने पहले ही पाकिस्तान ने किए हैं, डॉलर बॉन्ड्स इशू किए हैं। आजकल जो है सर ये रोशन, स्पेशल ओकेजन पे किए जाते हैं, स्पेशल मतलब मौके पर आम अमूमन नहीं किए जाते ये। हाँ अब इसका मकसद जो है वो ये होता है कि जैसे अभी इस वक्त 2 बिलियन से 3 बिलियन के ये इशू हो चुके हैं सर्टिफिकेट। तो आप जो है अगर आपके पास यानी $2 बिलियन आपके पास आ गए और लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास आ गए, तो ये है कि वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है फाइनेंसिंग की। अब IMF के पास कम जाना पड़ेगा इस तरह से। तो जब मुल्क को जो फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है तो एक अच्छा तरीका है ये कि और रिटर्न इसका बहुत ओवरसीज ज़्यादा पाकिस्तानी के लिए किए जाते हैं अमूमन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए किए जाते हैं। क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि एक तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, नंबर 1, और तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए अट्रैक्शन होती है। दूसरा ये कि जब हाई रिस्क कंट्रीज़ होती हैं तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं, जबकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो उनके लिए वो रिटर्न अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि उनको जो है तो इस वजह से जो है और दूसरा ये कि उनको पाकिस्तान रुपी के अंदर भी अगर कोई रिटर्न दिया जाए या कोई एसेट वो किया जाए तो वो भी फ़ायदा होता है, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर को उसकी ज़रूरत नहीं। इसकी वजह से जो है ये ओवरसीज़ में ज़्यादा मकबूल होता है। यानी कि सर ये इकोनॉमी के लिए एक तरीके का टॉनिक होता है, एक तरीके का टीका होता है वक्ती तौर पे।
के लिए भी तो बॉन्ड किए गए हैं सर, डैम के लिए भी बॉन्ड किए गए हैं जो वापडा ने इशू किए हैं डॉलर बेस से। कह लें क्या कह लें, मतलब जो आती है ना आपके अक्सर टीवी में सुनते हैं ना कि हमने ये भी गिरवी रख दिया, पार्क भी गिरवी रख, पोर्ट भी गिरवी रख दिया, और हमने मोटरवे भी गिरवी रख दी। तो ये एक्चुअली ये गिरवी, अगर आप ये बात करें तो इस वक्त तो बकिंगम पैलेस भी गिरवी है यूके का। तो मतलब होता ये है कि ये ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर आपको एक यानी कि इसकी कोई कंस्ट्रक्टिव पोजीशन मतलब किसी तरह नहीं जाती, बाय अगेंस्ट सेलिंग होती है। सुकूक जब आप कर रहे होते हैं इस्लामिक बॉन्ड्स में, तो आप जो है ना एक चीज़ बाय करते हैं, फिर सेल करते हैं और बीच में रेंट लेते हैं, तो इसकी कॉम्बिनेशन से एक ट्रांजैक्शन बनाई जाती है। तो उसके अंदर यू नीड सम कमोडिटी, तो वो सिर्फ उसकी जो है ना एक तरह से पेपर में हैसियत होती है, इसकी कोई बिल्कुल कोई रियल टाइम में इसकी कोई वो नहीं होती है। तो इस तरह से भी लोग बॉन्ड इशू करते हैं, सही है ना। और कोई एनीथिंग एल्स? सर ये बॉन्ड के थ्रू गारंटी दी जा सकती है, यानी फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है अगर, और उसके पास कैश फ्लो में कोई इशू हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई एक फ्यूल स्टेशन चला रहा है और उसके पास कैश नहीं है, तो वो गारंटी करके फ्यूल सप्लाईज या प्रोडक्ट्स ले सकता है, ये एक्सेप्टेबल होता है? हाँ, आप कोई भी चीज़, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट आप एज ए कोलेक्टर रखवा के आप इसको रख ले सकते हैं, बिल्कुल जैसे कोई और इंस्ट्रूमेंट होता है ऐसे इसको भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इट कुड बी इसके अगेंस्ट आप एज अ कोलेक्टरल या ऐसा गारंटी रखवा के यू कैन आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, एक्सेप्टेबल है बैंक के लिए, एक्सेप्टेबल होता है यानी ये। ठीक है, सही है। और एनीथिंग एल्स? ना अब हम तो कुछ टेक्निकल नेचर पे आ जाते हैं बॉन्ड्स के की फीचर्स में। तो ये आपने सुन लिया होगा, इसमें पार वैल्यू होती है, इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट होता है, कूपन इंटरेस्ट रेट जिसको हम लिख कह रहे हैं, देन यू हैव अ मैच्योरिटी डेट, इशू डेट एंड यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, तो मुझे ज़रा एक एक करके बताएं, अहम नाज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पार वैल्यू से क्या मुराद है, व्हाट इज पार वैल्यू? जी अनम। नूरुलैन से स्टार्ट कर लेते हैं, नूरुलैन बताइए। सर पार वैल्यू हमें फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे मेंशन हुआ होता है कि अमाउंट ये बॉन्ड कितने अमाउंट का है, ठीक है, फेस वैल्यू अच्छा, कहते हैं। इसको टीवीएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? सर इसको फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू। जी, कोई और बताए टीवीएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहें? फ्यूचर वैल्यू कहेंगे, फ्यूचर वैल्यू। अच्छा जी, जुनैद आप बताइए, पार वैल्यू को टीवीएम के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे? सर टीवीएम के कॉन्टेक्स्ट में ये फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी कि मतलब मैच्योरिटी के वक्त हमें कितना अमाउंट मिलेगा। सही है, बिल्कुल सही है। मैं सर कभी कभी आपको कंफ्यूज भी करता हूँ। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ही कहलाएगी। सर मैं बताऊं? अच्छा जी बताइए, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? जी सर इसके अंदर जैसे आपके लेक्चर्स के अंदर ही सर सुना था कि इसके अंदर फ्यूचर वैल्यू तो हम कहेंगे, जैसे हम हमारी नोट होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि हम जो है हामिल हाथ पर मुतालबा अदा करेगा, तो सर ये वो फ्यूचर वैल्यू हमारी बॉन्ड की, जिस तरह हर नोट के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, हम क्या देंगे। जैसे आजकल के सर जिस सिनेरियो में हम गोल्ड तो हम दे नहीं सकते, तो उसके अंदर हम वैल्यू करते हैं, नोट इशू करते हैं उसके ऊपर, तो वो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी। वैसे तो आपने शायद लेक्चर सुना होगा कि नोट के पीछे भी कोई वैल्यू नहीं होती, गोल्ड वोल्ड नहीं होता, है ना? जी सर, जी सर, जी। तो वो जो फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये है कि जिस वक्त बॉन्ड रिटायर होगा, जो भी उसकी होगी उस वक्त उसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आज के कॉन्टेक्स्ट में फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। गुड, नेक्स्ट इज कूपन इंटरेस्ट रेट। कूपन रेट, ये कूपन रेट क्या होता है, कौन बताएगा? जी वहाब साहब बताइए। हेलो सर, मैं बताऊं? कौन, जुनैद? नहीं रजा सर। रजा, हाँ आप प्लीज जो बताना है ना प्लीज रेज योर हैंड फर्स्ट। मेरे पास उतना नहीं मालूम होता। जी रजा बताइए। तो कूपन रेट आपका जो पीएमटी फिक्स्ड होता है,
आपने ये बताया था लेक्चर में, और बताया था कि कूपन रेट जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं पार वैल्यू से, वो पीएमटी होती है। कूपन रेट एंड पार वैल्यू जो होती है आपकी फिक्स्ड होती है। तो कूपन रेट को किस तरह से कहेंगे? अगर कूपन रेट 10% है तो इसका मतलब क्या है? जी रजा आप बताइए। तो इसका इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे अभी 2019 में स्टेट बैंक ने जो इशू किया है 19 सितंबर का इशू 5 साल का प्रीमियम पे, उसका कूपन रेट सर मेरे इसमें भी क्वेश्चन है। ओके चलिए मैं उनसे पूछता हूँ, वहाब साहब से। आप बताइए वहाब सर। कूपन रेट्स ये जो कंटिन्यूस इंटरेस्ट रेट पेमेंट होती हैं सर, उसको कैलकुलेट करने के लिए जो पार वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो कूपन रेट होता है वो निकला जाता है। अच्छा। आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली स्लाइड में लिखा जनरली फिक्स। जनरली स्पेसिफिकली मैं कहूँगा क्योंकि एक्चुअली हर दफ़ा फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल भी होता है कि भाई काइबोर प्लस करके 2% 3% इस तरह भी होता है, वेरिएबल भी होता है जो काइबोर। बट दो तरह के कूपन होते हैं, वन इज फ्लोटिंग रेट होता है और एक फिक्स रेट होता है। फिक्स रेट होता है तो वो तो फिक्स ही होता है, ठीक है ना? वो फिक्स होता है। और जो फ्लोटिंग रेट होता है वो बेंचमार्क के साथ होता है, जैसे काइबोर +4 आजकल चल रहा है ना, काइबोर +4 चल रहा है कंज्यूमर के लिए। तो अगर काइबोर फ्लोटिंग में वो साल में 2 दफा कूपन चेंज होता है बॉन्ड का, 6 महीने साल में 2 दफा कूपन चेंज होता है, यस यू आर राइट। और फिक्स रहेगा, तो इस तरह से होता है। अच्छा ये मुझे बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड कूपन रेट? जी जुनैद आप बता दें। सर इन कूपन रेट जो है, जो सिक्योरिटी हम इशू करते हैं बॉन्ड की, उसका इंटरेस्ट रेट होता है, और जो डिटरमाइन होता है सारे उससे रिलेटेड रिस्क को इवेल्युएट करके। और ये जैसे इसमें आपने बताया था कि जर्नली फिक्स्ड होता है, ओवर द पीरियड उसी अमाउंट पे इंटरेस्ट पे होगा। और जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है वो सर मतलब डिफरेंट होता है, वो तो जो उस वक्त प्रीवेलिंग मार्केट होती है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट होता है इकोनॉमी का। चले और कोई ऐड करेगा इसमें? सर इंटरेस्ट रेट टोटल पे कौन बोल रहा है? जी सर इंटरेस्ट टोटल पे ही लगता है, जैसे मैच्योरिटी लेवल कंप्लीट हो जाती है तो उस हिसाब से, लेकिन कूपन रेट टोटल पे उस हिसाब से नहीं लगता। नहीं दोबारा बताएं, ये कौन बोल रहा है? ये मुझे यहाँ पे सर दिलीप कुमार। आप प्लीज यू कैन रेज योर हैंड फर्स्ट। जी दिलीप आप जरा दोबारा बताइए, ये आपने क्या कहा है? सर मैंने ये कहा कि जो कूपन रेट होता है वो तो फिक्स्ड ही होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट टोटल पे ही लगता है, मतलब मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए। चलें आप जरा आप थोड़ा सा आपने कोशिश की, अच्छी कोशिश है। इसको जरा और बेहतर कौन बताएगा? ये फर्क तो इन्होंने एक हाईलाइट किया है। जी सर मैं क्लियर करूं सर बात? जी सर ये कहते हैं, हाँ सर कूपन रेट जो है ना सर सिंपली पेमेंट निकालने के लिए होता है, उसको पार से उस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है ना वो एक्चुअली आपकी जो मार्केट वैल्यू पे अगर आप करंट इंटरेस्ट रेट लगाएं, पेमेंट आपकी उससे मैच करेगी। मतलब कहना चाहिए कि अगर आपका कूपन चल रहा है अगर 10% पे और मार्केट में रेट 8% हो गया, तो आपकी मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और मार्केट वैल्यू को जब आप कूपन पेमेंट को डिवाइड करेंगे मार्केट से, तो आपका इंटरेस्ट रेट के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। या फिर कहना चाहिए तो मार्केट वैल्यू एडजस्ट हो रही होगी अकॉर्डिंगली। हाँ तो ये असल चीज थी। बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। कूपन रेट इज द रेट एट विच यू विल बी गेटिंग द कैश फ्लोज। इंटरेस्ट रेट इज द रिटर्न ऑन द सिक्योरिटी। अब सवाल ये है कि कोई ये कहे कि क्या कैश फ्लो का रिटर्न और सिक्योरिटी का रिटर्न सेम होता है? तो जैसे लोन के फॉर्म में सेम हो जाता है, लेकिन टोटल रिटर्न जो होता है वो होता है कैश फ्लो रिटर्न प्लस कैपिटल गेन एंड लॉस। ठीक है, ये बनता है टोटल रिटर्न। तो कूपन रेट इज अ कैश फ्लो रिटर्न, जबकि इंटरेस्ट रेट इज अ टोटल रिटर्न। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी कम या ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर एडिशनल जो आपको देना पड़ता है कैपिटल गेन और लॉस का जो है वो मिला के इंटरेस्ट रेट बनता है। सही है ना? तो इसको हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि प्राइस का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से कैसे होता है। लेकिन ये समझ लें कि अगर जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो आपकी क्या होता है, प्राइसेस कम हो जाती हैं सिक्योरिटी की, तो आपको जो है
कैपिटल लॉस होता है। जब आप कैपिटल लॉस हो रहा होता है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, यानी आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है डिस्पाइट आपका कूपन उतना ही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम वैसे आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कूपन रेट अभी आप समझ लें कि इट्स अ कैश फ्लो, द रेट एट विच यू विल बी गेटिंग द कैश पेमेंट्स, और इंटरेस्ट रेट जो है दिस इज द रेट द टोटल रिटर्न दैट यू विल बी हैविंग ऑन दैट सिक्योरिटी अंटिल इट मैच्योर्स एनुअल फॉर्म में। ठीक है जी, कोई इसमें ऐड करे जी, आप वाब साहब या कौन नोमान हसन जी। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ये दोनों पार वैल्यू पे भी इशू होते हैं और सर डिस्काउंटेड वैल्यू पे भी इशू होते हैं ना? हाँ दोनों होते हैं, डिस्काउंटेड तो पे सर भी इशू होता है, बिल्कुल हो सकता है। और तो सर अगर मैं पूछना चाह रहा था कि अगर ये डिस्काउंटेड पे इशू हो रहा है तो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो तो पार वैल्यू पे लगेगा, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो तो ज़्यादा होगा। कूपन नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कूपन रेट जो लगेगा वो पार वैल्यू पे लगेगा। ठीक है जी जी सर, मतलब कूपन रेट के जो रेट है वो पार वैल्यू पे लगेगा, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो तो सर वो जो डिस्काउंटेड वैल्यू को हम जो उसको ऊपर लेके जाएंगे फ्यूचर वैल्यू पे, और वो प्लस जो पार वैल्यू का इंटरेस्ट रेट है वो दोनों मिला के सर इंटरेस्ट रेट नहीं कहलाएगा। ये बात सही है, यही तो मैं कह रहा हूँ, टोटल इंटरेस्ट रेट इज बेसिकली कैपिटल गेन और लॉस जो आपको होगा डिस्काउंट या प्रीमियम पर, प्लस डिविडेंड या वो कैश फ्लो का गेन या लॉस होगा। ठीक है ना, गेन, तो वो दोनों मिला के कैश फ्लो गेन प्लस कैपिटल गेन एंड लॉस, ये दो मिला के इंटरेस्ट रेट बनते हैं। ठीक है सर एक चीज़ पूछना चाह रहा था मैं, एक और जी सर मैं कह रहा था कि ये जो प्राइस बॉन्ड होते हैं क्या ये भी इसमें क्लासिफाई करे जाएंगे, जो प्राइस बॉन्ड गवर्नमेंट के होते हैं? नहीं बॉन्ड ये मैंने आपको बताया, प्राइस बॉन्ड जो है वो बॉन्ड नहीं कहलाएंगे, क्योंकि प्राइस बॉन्ड जो है वो बाइंग एंड सेल नहीं हो सकते ना। हाँ, मतलब उसकी सेकेंडरी मार्केट नहीं है, तो बॉन्ड के लिए सेकेंडरी मार्केट होना जरूरी है, उसकी एक प्राइस होना जरूरी है। आपने ये भी बताया था लेकिन प्राइवेटली हो सकता है ना ट्रेडेड प्राइस बॉन्ड? प्राइवेटली ट्रेडेड हो सकता है, प्राइवेटली अगर उसकी मार्केट बन जाती है तो हम उसको बॉन्ड कह सकते हैं, लेकिन फॉर्मल एस्टेब्लिश मार्केट नहीं है ना। जी जी, जैसे पहले बेरर होते थे जो, तो वो बेयर की आप, हाँ बेयर को आप कह सकते थे, क्योंकि अगर उसकी प्राइवेट अनऑफिशियल मार्केट है तो आप कह सकते हैं उसे। हाँ, लेकिन ये कि अभी इस वक्त तो नहीं कह सकते ना, इस वक्त तो रजिस्टर्ड होते हैं। हाँ ठीक है। सो एनीथिंग एल्स, और कोई सवाल पूछना? कुछ ऐड कर सकता हूँ इसमें अब्दुल हसी पर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। सर इसमें बस 2 पॉइंट्स है। एक चीज़ हम लोगों ने इसमें सीखी कि अगर फर्ज कर लेंगे अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही, नो ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग नहीं हो रही तो आपको कोई कैपिटल गेन और लॉस नहीं हो रहा, तो आपका जो कूपन रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और और दूसरी चीज़ मैं आपको एग्जांपल कहूँ, लोन जो है या नॉन ट्रेडेबल है तो उसका कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट सेम होगा, बिकॉज उसके अंदर ना कोई कैपिटल गेन है ना लॉस है। ठीक है ना, लोन है यानी जो भी कोई भी नॉन ट्रेडेबल लोन, जैसे मैंने कहा ना, लोन कोई भी आपने लोन लिया हुआ है तो उसमें जो ही इंटरेस्ट रेट होगा वही आपका कूपन रेट होगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि सर एक रिटर्न की अच्छी डेफिनेशन आपने बताई थी, उसमें ये था कि रिटर्न जो है वो आपका कैश फ्लो प्लस प्राइस चेंज होगा। तो और ये चीज़ तीसरी चीज़ आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, आप बता चुके हैं, मगर बस एक छोटा सा ब्रीफ अगर मैं आपकी इजाज़त है तो कर देता हूँ। आपने बताया था कि भाई आप फर्स्ट कर लें कि अगर इंटरेस्ट रेट 8% है और कूपन रेट 10% है तो प्राइस की क्या नेचर होगी। तो इस सूरत में हम ये देखेंगे कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है कूपन रेट से या ज़्यादा है, तो हम लोगों ने जो फार्मूला लिखा है वो ये लिखा है कि इंटरेस्ट रेट अगर लेस देन होगा कूपन रेट से तो आपकी जो प्राइस होगी वो पार वैल्यू से ऊपर बढ़ जाएगी और ये आपका प्रीमियम पे ट्रेड होगा। और वाइस वर्सा अगर आपका इंटरेस्ट रेट होगा और कूपन रेट से हाई हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट जो है कूपन रेट से हाई है तो आपकी प्राइस जो है वो नीचे गिर जाएगी और आप ये जो है ट्रेडिंग होगी ये डिस्काउंट पे ट्रेडिंग होगी, नेट इफेक्ट इसका जीरो है। बिल्कुल गुड। तो आप देखें ना, अगर फॉर एग्जांपल आपका कूपन रेट चल रहा है 10%, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8%, ठीक है, तो होगा क्या मार्केट में? मार्केट में ये होगा कि यानी कि आपके तरह का जो दूसरा बॉन्ड है वो 8% दे रहा है और आप 10% दे रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन, लोग आपका बॉन्ड खरीदेंगे दूसरे का बेच के, जब आपका बॉन्ड खरीदेंगे डिमांड सप्लाई की वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी। जब आपकी प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि जो नया खरीदने वाला होगा आपका बॉन्ड, उसके लिए वो जो रेट होगा वो 10% नहीं होगा क्योंकि प्राइस बढ़ गई होगी, तो उसने क्योंकि महंगा खरीदा है तो उसका रिटर्न कम होता रहेगा। तो ये प्राइस उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक कि उसका जो रिटर्न है वो 8% ना हो जाए। ठीक है ना, शुरू में जिसने खरीदा 1000 रुपये का उसके लिए 10% था, लेकिन प्राइस बढ़ के 1100 रुपये अगर हो गई तो जो नया खरीदने वाले जिसने 1100 पे खरीदा उसको रिटर्न 10% नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें
माइनस होगा कैपिटल लॉस, क्योंकि पार वैल्यू तो एंड में 1000 मिल रही है ना, तो 100 रुपये का लॉस होगा, तो उसका रिटर्न वो 100 रुपये का कम हो जाएगा परसेंटेज फॉर्म में। तो ये उतना लॉस होता रहेगा इसमें, प्राइस में यानी प्राइस उस वक्त तक बढ़ती रहेगी जब तक कि नए आने वाले का जो लॉस जो रिटर्न है टोटल वो 8% ना हो जाए, जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम है। इस वजह से कहते हैं कि मार्केट में जब भी प्राइस चेंज होती है तो आप सबकी बॉन्ड की प्राइस ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाती है। समझ में आई बात? सर वैसे अगर जो बॉन्ड्स अगर फ्लोटिंग रेट पे इशू होते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी जैसे इंटरेस्ट रेट चूंकि एडजस्ट होते रहते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती हो, सही है सर? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि फ्लोटिंग रेट में जो है जितना जो ये बोली बात है कि जो प्राइस की फ्लक्चुएशन कब होती है कि जब आपका डिफरेंस बिटवीन कूपन और मार्केट इंटरेस्ट रेट हो जाए। जब आपका मार्केट और कूपन इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस सेम हो जाए तो प्राइस जो है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू पार। ये फॉर्मूला जैसे आपने बताया कि जैसे आपने बताया इफ द इंटरेस्ट रेट इज मोर देन द मार्केट रेट प्राइस विल बी लेस देन पार, इफ इंटरेस्ट रेट इज लेस देन मार्केट रेट प्राइस विल बी मोर देन पार, इफ द इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट प्राइस विल बी इक्वल टू पार। तो जब आपका इंटरेस्ट रेट अगर रिवाइज होता है मार्केट रेट के हिसाब से, जैसे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें जो है प्राइस जो है वो पार वैल्यू पर ही रहेगी। हाँ ये होगा कि जैसे अगर 6 महीने पे रिवाइज होता है तो विद इन दैट 6 मंथ्स प्राइस जो है वो मूव करेगी हल्की सी, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स वो दोबारा पार पे रिवर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें जो मैं समझ रहा हूँ मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बाद में चेंज भी होते हैं और जिसकी वजह से मार्केट में मतलब सिक्योरिटी की चेंज भी अगर होती है। आवाज़ आ रही है सर? हाँ आप सही है, आप बताएं। जी मैं ये कह रहा था सर कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि भले ही मार्केट वैल्यू बाद में चेंज हो जाए इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से, लेकिन जो शुरू में आपके कैश फ्लो डिसाइडेड होते हैं कि आपको इस बॉन्ड पे इतना रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट से कवर हो रहा है। हाँ यानी आप ये समझें कि आपके लिए वो रिटर्न चेंज नहीं होगा, आने वाले के लिए रिटर्न जो नया बायर है उसके लिए जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू होगी, जिस वक्त आपने बाय कर लिया उस वक्त आपका रिटर्न फिक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए जो है अगर आपने 8% के हिसाब से बाय किया तो उस वक्त उसकी प्राइस 8% थी, तो आपके लिए रिटर्न 8% का फिक्स हो गया। अब प्राइस जो नया आने वाला कल जिसने बाय किया उसका रिटर्न वो नहीं होगा जो आपको मिल रहा होगा, बिकॉज उसकी प्राइस चेंज हो रही होगी। ठीक है, और कोई ऐड करेगा इसमें? आपका कोई सवाल है? जी नुमान एहसन या मीर मोहम्मद रजा? सर तो सर ये मतलब कि सारा जो प्राइस चेंज है वो कैश फ्लो की वजह से है, तो मतलब प्राइस कोई प्रीमियम वगैरह जो है वो कैश फ्लो अगर हमारा अच्छा है तो हमारे उस प्रीमियम पे हमारा जाएगा, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट का अच्छा है तो फिर हमारी वैल्यू कम हो जाएगी बॉन्ड की। डिफरेंस इसकी जो प्राइस है वो डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो ऑफ योर बॉन्ड वर्सेस कैश फ्लो ऑफ अदर बॉन्ड। अब ये ठीक है ना, अगर आपका बॉन्ड का कैश फ्लो दूसरे के बॉन्ड से अच्छा है तो प्राइस आपकी जो है बढ़ जाएगी, ये कहते हैं। ठीक है ना। और कोई एनीथिंग एल्स? सर एक चीज पूछना चाहूंगा मैं वहाँ बात में सर, ये जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी देते हैं, एक लैंडर से दूसरा लैंडर चेंज होता है, क्या ये भी मतलब ये बिल्कुल एक मेरे दिमाग में एक बात आती है कि ये क्या ये भी ट्रांसफरेबिलिटी है, तो ये भी हम एक तरह से लैंडर चेंज हो रहा है तो ये वो उसको बॉन्ड की तरह कंसिडर किया जाता है? नहीं बॉन्ड की तरह नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक को ट्रांसफर किया है ना बेसिकली, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट दूसरे बैंक के साथ बनेगा उस बंदे का। ठीक है ना। जबकि बॉन्ड में ये एक तरह से बेयरर टाइप की चीज होती है कि व्हाट हूएवर इज द होल्डर ऑफ दैट सिक्योरिटी, और उसकी फिर मार्केट होती है। मार्केट में दैट मीन्स के दैट कैन बी ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल बायर्स इन रियल टाइम जो है मार्केट होती है उसकी। सही है ना। तो उस तरह से मैं उसको नहीं कहूँगा ना, उसकी मार्केट नहीं है। अगर उस ट्रांसफरेबिलिटी का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए और उसको जो है उसको मार्केट में बेचा जाए और उसकी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो की जाए तो वो बॉन्ड बन सकता है। वो बॉन्ड
फैक्टरिंग भी इसी तरह नहीं आ सकती इसके अंदर, फैक्टरिंग भी जो करते हैं डेटर्स की फैक्टरिंग होती है भाई वो जैसे एक होता है क्रेडिट कार्ड बैक सिक्योरिटीज होती हैं जिसके अंदर जिसके पीछे क्रेडिट कार्ड लोन्स होते हैं, तो वो होता ये है कि आपने एक ऐसी सिक्योरिटी बनाई कि जिसमें आपने तमाम बैंक से क्रेडिट कार्ड लोन बाय कर लिए और उसके अंदर सिक्योर, तो जो लोन पेमेंट प्लस इंटरेस्ट होगा ना, तो वो सिक्योरिटी जो बॉन्ड होल्डर है उसका वो रिटर्न होता है। तो ऐसी जो है सिक्योरिटी जो है अगर वो ट्रेड बन जाती है तो फिर वो चीज़ ट्रेड होगी, वो सिक्योरिटी, वो क्रेडिट कार्ड लोन जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू किया वो इटसेल्फ बॉन्ड नहीं कहलाएंगे, वो इटसेल्फ बॉन्ड। ठीक है सर जी। एनीथिंग एल्स और कोई? सर इंटरेस्ट और यील्ड दोनों सेम चीज है, मतलब एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, इंटरेस्ट और यील्ड जो है वो सेम चीज है, ठीक है ना। हम जो कहते हैं यील्ड ऑन अ फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज इंटरेस्ट, ठीक है, टोटल यील्ड, ठीक है। इसीलिए हम इंटरेस्ट को YTM भी कहते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और एनीथिंग एल्स? सही से, मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी यही होगी कि मैच्योरिटी के वक्त मुझे उससे टोटल कैश फ्लोस कितने मिले, दूसरा उससे कैपिटल गेन या लॉस कितना हुआ, वो मिला के यील्ड टू मैच्योरिटी होगी। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बॉन्ड इस पर्पस तक के लिए होल्ड करें कि वो मैच्योरिटी तक आपके पास जाएगा, तो उस बॉन्ड की टोटल कैश फ्लो एनुअल फॉर्म में जो होगी वो यील्ड टू मैच्योरिटी करेगी। अच्छा, मतलब इसमें मतलब कैपिटल गेन का इम्पैक्ट नहीं होगा, कैपिटल गेन या लॉस का, कि मतलब मैच्योरिटी तक मैंने होल्ड की है। हाँ, अगर आपने मैच्योरिटी तक होल्ड किया है तो कैपिटल गेन और लॉस जो है वो होगा उसकी बाइंग प्राइस वर्सेस पार वैल्यू, इसका फर्क कैपिटल गेन और लॉस होगा। ओके, मतलब अगर सेलिंग प्राइस नहीं होगी, यानी इसका कैपिटल गेन लॉस में सेलिंग नहीं होगा, विद पार होगा आपका। विद पार होगा, ओके। आपको इस पर्पस के लिए बाई किया है कि मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उसको हम इंटरेस्ट कहलाएंगे, यानी YTM कहलाएंगे, ठीक है। ओके, वो कैपिटल गेन और लॉस, और बिल्कुल वो कैपिटल गेन और लॉस और प्लस जो उस पे कैश फ्लो हमें मिला है वो मिला के यील्ड टू मैच्योरिटी बनेगी। ओके सर। अगर आपने वो बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले सेल कर दिया तो जो आपकी यील्ड बनेगी वो YTM नहीं कहलाएगी, इसलिए उसमें यील्ड डिफरेंस होगा, बिकॉज कोई डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग प्राइस होगी ना। बिल्कुल सर, ओके सर। सर मैं ऐड करूं इसमें? जी बताइए। सर आपने जैसे लेक्चर में ये भी बताया था यील्ड टू मैच्योरिटी, आप इसको कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है आपका टोटल रिटर्न होता है बॉन्ड का, 2 टाइप्स होती हैं। एक कैश फ्लो होता है, जितना कैश फ्लो आपको कितना मिल रहा है शेयर या बॉन्ड की जो प्राइस है उस पर आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है, और सेकंड जो आपने पार्ट बताया था इसमें प्राइस में कितनी चेंज आ रही होती है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल रिटर्न होता है। बिल्कुल गुड। और एनीथिंग एल्स? जी नुमान एहसन, आप कुछ कहेंगे? अनम नाज, नुमान एहसन, जी नुमान। नहीं सर कुछ आपका अच्छा, जिनका जो है नहीं तो प्लीज लोअर योर हैंड ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। अनम नाज, यू वांट टू से समथिंग? अनम नाज, अच्छा अनम नाज अगर नहीं कहना चाहती तो प्लीज यू आप उसका डोंट रेज योर हैंड। अच्छा जी मोहम्मद रजा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मोहम्मद रजा अगेन अगर नहीं कहना चाहते तो प्लीज लोअर योर हैंड। जी उस्मान अली। जी मैंने यील्ड टू मैच्योरिटी का बताया था आपको। हाँ अच्छा ठीक है, उस्मान अली बताइए। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी सर यूरो बॉन्ड्स के हवाले से। सर जैसे बॉन्ड होता है हमारा वो तो OTC मार्केट में काम करते हैं ना सर, तो सर यूरो बॉन्ड फिर जिस तरह कंट्रीज टू कंट्रीज उसको सर जो परचेज करते हैं सर, वो फिर OTC मार्केट में किस तरह हम उसको डील करते हैं? जी सर OTC तो होती है, तो फिर इसको OTC तो सर अनऑफिशियल जो होती है हमारी मार्केट या अनऑर्गेनाइज होती है, तो सर उसको फिर वो परचेज वो उसकी किस तरह डीलिंग होती है उनकी? अच्छा इसको समझें कि फॉर एग्जांपल एक लार्ज नेटवर्क ऑफ जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये टर्मिनल्स होते हैं, जैसे रॉयटर्स हो गया या ब्लूमबर्ग हो गया ना, तो इनके टर्मिनल्स होते हैं। इनके टर्मिनल्स में जैसे अगर आपके पास जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं ना, इनके पास रॉयटर्स या ब्लूमबर्ग का अकाउंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये सिक्योर टर्मिनल्स होते हैं, तो इसमें जिस तरह आप चैटिंग करते हैं ना, मैसेजिंग करते हैं, इसी तरह जो है ना ये
टर्मिनल्स पर बिड्स एंड ऑफर करते हैं, और दूसरा बैंक जब एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो एक तरह से OTC होती है, लेकिन ये कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो यानी इट्स काइंड ऑफ अ मार्केट प्लेस। जो आपकी रॉयटर्स हो गई, दो बेसिकली मार्केट प्लेसेस हैं, एक तो ब्लूमबर्ग कहलाती है और एक रॉयटर्स कहलाती है। इन दोनों के टर्मिनल्स होते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास इनके टर्मिनल्स मौजूद होते हैं। सही है ना? ओके। इन टर्मिनल्स में बिड्स एंड ऑफर कर रहे होते हैं, जैसे आपके शेयर्स आते हैं ना, जैसे इसी तरह से इनमें भी डॉलर, करेंसीज, यूरो बॉन्ड्स, हर तरह की इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के अंदर होती हैं, और आप इसमें बिड एंड ऑफर कर सकते हैं। ठीक है? और कोई फराजुद्दीन, आपको कोई सवाल? जी सर ये बॉन्ड के हवाले से ये था, जैसे आपने ये बोला कि जो ये वाले बॉन्ड जो होते हैं जिसकी चार्ज से जो अमूमन जो बैंक से मिलते हैं, मतलब जो कोई रेगुलेटरी बॉडी इशू नहीं करती, इस तरीके से जैसे होता है हमारे 40,000 वाले 25,000 वाले बॉन्ड, जो नॉर्मल बॉन्ड जो हैं, इसको हम बॉन्ड कंसिडर नहीं करते। लेकिन सर अब ये जो बॉन्ड जो हैं ये गवर्नमेंट ने प्रीमियम कर दिए, यानी कि 40,000 वाला, 25,000 वाला, तो इस पे जो है गवर्नमेंट प्रीमियम भी दे रही है बाय एनुअल, जैसे हमने पढ़ा था 1.7%। तो ये तो रेगुलेट हो गया ना, तो इस पर टैक्स भी कट रहा है, तो अभी भी इसको बॉन्ड कंसिडर नहीं करेंगे? देखिए, बॉन्ड के लिए उसकी मार्केट, मैंने आपको बताया ना शुरू में, जैसे मैंने बताया बॉन्ड कौन सी, उसकी डेफिनेशन ये है कि हैव टू हैव अ बायर एंड सेलर, इट हैज़ टू हैव अ प्राइस, इट हैज़ टू हैव अ जी सर। मार्केट प्लेस। तो अगर ये जो प्राइस बॉन्ड है, ये प्रीमियम पे तो ट्रेड हो रहे हैं, इसमें सारी चीज़ें भी हैं, जी लेकिन सर, ये थोड़ा सा इसकी जो कंफ्यूजन मार्केट हुआ प्लेस बस नहीं हमें। है, ये आप जी डायरेक्ट, जी। हाँ, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को आप दे रहे होते हैं, एक तरह से इसकी रिडेम्पशन हो रही होती है। तो इसके अंदर मार्केट प्लेस नहीं है, आपका जो जिसने आपसे जिससे आपने बाई किया उसी को आप सेल कर रहे होते हैं। ठीक है? अगर इसकी मार्केट प्लेस होती तब इसको बॉन्ड कंसीडर। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलें तो नेक्स्ट उसमें जो है हमने जो है इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड और यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज कॉल प्रोविजन। तो कोई बताएगा व्हाट इज कॉल प्रोविजन? चले, नूरुल एंड जुनैद, और कोई, एनीबॉडी वांट टू पार्टिसिपेट? तो फिर देन आई विल बी आस्किंग। जी दिलीप, माल जुनैद। ओके, चले माल जुनैद से स्टार्ट करते हैं। जी माल। माल जुनैद, आपकी शायद आवाज नहीं है, माइक में कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। चले नूरुल एन। जी सर। सर कॉल प्रोविजन से कहते हैं कि जो इशूअर के पास राइट होता है कि वो कभी भी अपनी जो बॉन्ड है वो रिकॉल कर सके, मतलब दोबारा रिटर्न एक्सचेंज हो सके। इससे मतलब जो इन्वेस्टर्स होता है उनका लॉस होता है, और उनके पास इशूअर के पास एक मतलब प्लस पॉइंट होता है कि वो कभी भी उनके पास वो दोबारा रिटर्न ले सकते। बट पार वैल्यू से ज़्यादा ही देंगे, मतलब ऐसा नहीं, अगर वो फर्स्ट ईयर मंगा रहे हैं, पहले साल या जो साल के स्टार्ट में मंगवाएंगे, तो साल का इंटरेस्ट पे करके ही वो रिटर्न लेंगे। चलें दिलीप गुरु, आप कुछ ऐड करेंगे? सर सेम यही है कि वो इशूअर जो होता है या कॉर्पोरेशन जो बॉन्ड देती है, वो वापस अगर इंटरेस्ट रेट हाई हो जाता है तो वो वापस लेने की भी मतलब लायबल है कि वो ले सकती है, लेकिन उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे के देगी। ओके, और एनीथिंग एल्स, और कोई मजीद एलोबरेट करे? जी हसीब साहब, जुनैद, बल्कि जुनैद से कर देते हैं। जी जुनैद। इसके अंदर जो मुझे समझ आया था कि जो इशूअर होता है वो एक कंडीशन बॉन्ड के साथ लगा देता है कि कॉल रेट वो अनाउंस कर देते हैं कि अगर बॉन्ड के जो प्राइस हैं वो इस कॉल रेट से ज़्यादा होंगे
तो हम जो हमारे पास राइट होंगे कि हम इसे वापस ले लें। इसका मकसद सर यही होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में बढ़ेगा तो उसकी बॉन्ड की मार्केट वैल्यू जो है सर वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो एक लिमिट तक डाउन होने के बाद अगर जब वो कॉल रेट को जो है ब्रीच कर देती है तो वो उसे वापस लेकर दोबारा नए बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं ताकि उनकी मार्केट वैल्यू स्टेबल हो जाए, उन्हें ज़्यादा लॉस ना हो। गुड। और ऐड करेगा वाप साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? सर ये प्रोविजन इसी चीज़ का है कि एक्चुअली जो इशूअर होता है या बोरोअर जो होता है वो एक ऑप्शन देता है कि भाई इस पर्टिकुलर लिमिट पे रेट पर जो है वो हमें कॉल ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरह से मतलब वो कॉल कर लेगा तो उसमें वो एक कॉल प्रीमियम भी साथ में पे करता है। जैसे आपने कहा कि पार वैल्यू के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट देगा, तो वो ज़्यादातर उस साल का जो जिस साल में वो रिडीम कर रहा होता है उस साल का प्रीमियम। अभी ये इन्होंने बताया था लास्ट इन्होंने, तो इन्होंने सही बताया था कि भैया कि वो कॉल कर सकता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है उससे डिक्लाइन करेगा तो फिर उसके बाद वो कॉल कर लेगा। एक लिमिट दी हुई होती है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही मेंशन किया होता है, जब ये इशू होते हैं जब उसके अंदर मेंशन किया होता है, इस एग्रीमेंट के अंदर ही होता है कि कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। गुड। और इसमें कोई ऐड करेगा? जी हसीब साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? सर इसके अंदर मैंने एक नोट लिखा हुआ है, बस ये आप इसकी तस्दीक कर दें। इसमें मैंने ये लिखा था कि कॉल प्रोविजन उस वक्त होती है जब आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कूपन रेट से गिर जाता है, यानी इंटरेस्ट रेट इज लेस देन द कूपन रेट, तब वो रिकॉल करता है और फिर लेसर रेट्स के ऊपर इशू कर देता है। तो ये बात सही है सर? सही, आप बिल्कुल सही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तभी तो नुकसान होगा ना। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 10% कूपन पे कर रहे हैं, मार्केट जो है वो 8% पे कर रही है, तो आपको 2% का अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया है। तो आप जो है उसको आपने नया बॉन्ड इशू करें 8% पे और उसके प्रोसीड से पुराना बॉन्ड रिटायर कर दें, तो यू कैन सेव दैट 2% अगर कॉल प्रोविजन मौजूद है। तो अगर नहीं है तो मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जब जाएंगे तो आप जब उसको बेचने जाएंगे तो जो आपको नुकसान होगा वो उतना ही नुकसान होगा जितना आपको फ़ायदा हो रहा होगा नया बॉन्ड इशू करने से। तो इसलिए मार्केट में यू विल ब्रेक इवन, इस वजह से कॉल प्रोविजन फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, तो ठीक है, यानी यू समड अप ऑल। इसमें ये होता है कि अलाउ इशूअर टू रिफंड द बॉन्ड, यानी कॉल प्रोविजन पे द राइट टू कॉल जो है वो इशूअर के पास होता है। इशूअर किसी वक्त भी समझता है कि वो बॉन्ड को कॉल कर ले तो जो है वो एक कॉल प्राइस जो कि डिटरमिन्ड होती है, बोर्ड पे लिखी हुई होती है, उस प्राइस पर कॉल कर सकता है। जब कॉल करता है तो जो भी होल्डर ऑफ द बॉन्ड होते हैं उनके पास मैंडेटरी होता है कि उस प्राइस पर उसको रिटायर करना है। और ये क्यों करता है, ये सब चीज़ें डिस्कस भी कर ली हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी थी आप लोगों ने। और बिकॉज ये इसका जो है फ़ायदा इशूअर को होता है और नुकसान बोरोअर को होता है, तो कॉलेबल बॉन्ड की जो प्राइस होती है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू नॉन कॉलेबल बॉन्ड। इसको हम कहते हैं कॉल प्रीमियम, जो कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं, जो इशूअर पे कर रहा होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस। सही है, जब आपकी प्राइस कम होगी तो जरिए बात है आपको रिटर्न ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 10% रिटर्न 1000 पे कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ रिटर्न 10%, लेकिन आप 100 रुपये 1000 पे, लेकिन 100 रुपये अगर 900 पे दे रहे हैं प्राइस कम होने की वजह से, तो जो आपका जो रिटर्न होगा वो 10% नहीं होगा, आपका 12 या 13% हो जाएगा। तो बेसिकली तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो 12-13% होगी। तो वो जो डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 12 यानी 2% की जो कॉस्ट होगी वो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी जो इशूअर बेयर करेगा, और इस कॉस्ट को देगी कॉल प्रीमियम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर। जी सर। ठीक है। दूसरा होता है सिंकिंग फंड। जी, इसके बारे में जी सर प्रीवियस स्लाइड पे ही सर हाँ डेफर्ड कॉल थोड़ा सा बता देंगे सर? हाँ, डेफर्ड कॉल जो है बेसिकली क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो कॉल जो है डेफर्ड हो, दो तरह के आप समझ लें रिजीम्स हैं, इसके प्रोटोकॉल्स हैं। वन इज यूरोपियन कॉल और एक होता है अमेरिकन कॉल। जो अमेरिकन कॉल होता है वो किसी वक्त भी कॉल हो सकता है। यूरोपियन जो कॉल होता है तो वो जो है वो उसमें टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल वो 5 साल के बाद कॉल कर सकता है, तो 5 साल तक एज अ नॉन कॉलेबल रहेगा, लेकिन जब वो टाइम पीरियड आ जाएगा तो वो कॉल कर सकता है। तो उसको कहते हैं डेफर्ड कॉल, कि वो कॉल जो है वो आज नहीं, वो बाद में करेगा। तो उसमें
फॉर एग्जाम्पल उसमें लिखा होता है कि आफ्टर 5 ईयर इट विल बी कॉल्ड एट दिस रेट, और मल्टीपल भी लिखा होता है कि आफ्टर 10 ईयर इट विल बी कॉल्ड एट दिस रेट। तो इस तरह से लिखा होगा तो जिस वक्त भी वो टाइम पीरियड आएगा उसके बाद वो कॉल एक्टिव हो जाएगा, उससे पहले वो कॉल नहीं कर सकता। उससे पहले जो वो चलेगा वो एज ए नॉन कॉलेबल बॉन्ड ही इसकी प्राइसिंग होगी। ठीक है, सही है सर। मतलब अगर कोई टाइम पीरियड की लिमिट है कॉल के लिए तो वो डेफर्ड कॉल। ओके सर। सर एक चीज और जो है डेफर्ड कॉल में मैं हाँ बोले बोले। हाँ मैं पूछा था ये जो नॉर्मली लोन पे बैलून पेमेंट कॉन्सेप्ट बहुत से बैंक देते हैं ना कि भाई है 15 साल का हाउस फाइनेंस का लोन या 20 साल का है, 5 साल बाद आप ये बैलून पेमेंट कर लें, एक शेड्यूल दे देते हैं कि भाई आपके पास कैश फ्लो आ गया, आप बैलून पेमेंट कर सकते हैं ईयर बाय ईयर। तो उसमें एक सर्टेन प्रीमियम अमाउंट भी होता है। तो ये उसी तरह की कुछ चीज़ है कॉल, मतलब यानी जो बोरोअर है वो अर्ली रिटायरमेंट चाह रहा है। बोरोअर जो है वो आप समझ लें कि वो अर्ली रिटायरमेंट चाह रहा है, क्योंकि रेट जो है वो फर्क हो गया, वो नया बॉन्ड इशू करना चाह रहा है। तो अर्ली रिटायरमेंट के अंदर जो है वो इस तरह कर सकता है, यानी कि अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन है, आप ये समझ लें। बोरोअर चाह रहा है कि मैं पैसे वापस जल्दी पैसे ले लूँ, तो लेकिन यारी बात है ये कॉन्ट्रैक्ट में पहले नहीं था, तो इसलिए जो है आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं बेसिकली कॉल प्राइस, क्योंकि कॉल प्राइस जो है वो पार वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो वो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हाँ वो लोन के एग्रीमेंट में भी बैलून पेमेंट के ना पूरा शेड्यूल बना होता है कि इस ईयर पे करोगे तो इतना है, इस वाले और मुख्तलिफ जो बैंक हैं वो देते हैं साथ में, जो अब आप हाउस लोन लगा रहे लेते हो। लोन तो बड़ा ही कस्टमाइज किस्म का इंस्ट्रूमेंट है ना, वो हर बंदे के हिसाब से डिफरेंट बनता है, हर बंदे के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ उस तरह का ही फीचर है ना ये लेकिन बॉन्ड, हाँ मतलब कह सकते हैं, लेकिन बॉन्ड जो है ना स्टैंडर्डाइज्ड है, वो जो एक ही तरह का होता है, सब पे अप्लाई होता है। तो आप कह सकते हैं कि बलून पेमेंट जो है वो बैंक जो है वो करवा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं अगर कोई करना वो, लेकिन इस ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो बलून पेमेंट का उसमें आता है, लोन में आता है ना। इसके अंदर तो ये है कि ये जो फर्म है, पहली बात तो इसमें बैंक नहीं है, इसके अंदर बोरोवर जो है वो नॉर्मली कोई कंपनी होती है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसने बॉन्ड इशू किया होता है। तो वो जो बलून पेमेंट लेने के बाद, मतलब ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि उसकी पैसे की ज़रूरत ख़त्म हो जाए। तो नॉर्मली जब ये बॉन्ड री इशू किया जाता है वो डिफरेंसेस की वजह से किया जाता है कि भाई आप उसको नया इशू करते हैं, क्योंकि पैसे की ज़रूरत उस टर्म तक रहती है कंपनी को। ठीक है ना? ठीक है जी। और दिलीप आप कुछ कह रहे हैं? सर मेरा ये क्वेश्चन था कि कॉल प्रोविजन जो है वो हर बॉन्ड पे तो नहीं होती, या मोस्टली बॉन्ड पे होती है, अगर होगी तो ही कॉल कर सकता है ना, अदरवाइज तो नहीं कर सकता ना। अदरवाइज नहीं कर सकता, हर बॉन्ड पे नहीं होती। कॉलेबल जो जिन पे होती है उसको कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं, जिन पे नहीं होती है उनको नॉन कॉलेबल बॉन्ड कहते हैं। सही है ना? हर बॉन्ड पे नहीं होती। सर दूसरा ये था जो बलून पेमेंट वाली अभी बात थी, अब बलून पेमेंट पे इंटरेस्ट रेट का फ़र्क पड़ता है कि मतलब मैंने बलून पेमेंट दे दी तो मेरा इंटरेस्ट रेट मुझे कम पड़ेगा? हाँ, इंटरेस्ट रेट उसमें बलून पेमेंट में होता ही है कि जो बैलेंस होता है ना उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। अगर आपने बलून पेमेंट दे दी तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट जो आपको चार्ज करेगा उस बैलेंस इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, लेकिन जो बैलेंस आपका जो होता है ना आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उस पर चार्ज किया जाता है ना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और एनीथिंग एल्स? चलें तो नेक्स्ट इज सिंकिंग फंड, इसके बारे में कोई बताएगा? रेज योर हैंड तो जी। माहम सैयद। जी सर ये जो सिंकिंग फंड्स है, ये कंपनीज जब बनाती हैं ये फंड्स, वो होते हैं जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जिसमें एक ह्यूज प्रिंसिपल पेमेंट होती है, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं कि पीरियडिकली जो है प्रिंसिपल पेमेंट को जो है उसमें रिटर्न फंड्स में ऐड करती रहती है, ताकि एट अ टाइम अगर मैच्योरिटी डेट पे या अगर कॉल प्रोविजन होता है तो उसको पे करने में जो है इजी हो जाए। वो फंड्स उसमें ऐड होते रहते हैं, तो जब भी मैच्योरिटी डेट आती है तो जो कैश है वो रिटर्न कर देते हैं, और जो है या अगर कॉल प्रोविजन हो जाता है अगर बीच में, तो वो रिटर्न कर सके कंपनी ईजिली, जो ह्यूज पेमेंट्स होती हैं। चले और बताएं। गुड, आपने अच्छा बताया जी। जी सर बताऊं मैं? जी बताइए सर। सिंकिंग फंड जो होता है, आपकी जो प्रिंसिपल पेमेंट होती है कभी कभार अगर जब बढ़ जाती है तो कंपनीज के लिए प्रॉब्लम होती है। जैसे आपने लेक्चर में बताया था कि तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड जो होता है प्रिंसिपल को पीरियडिकली रिटायर कर रहे होते हैं लोग,
अगर आउटस्टैंडिंग जो प्रिंसिपल एंड ऑफ द टर्म होती है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम अगर ना हो तो इसके लिए एक फंड सेटअप करते हैं और वो फंड बॉन्ड को रिटायर करता है, जो कंपनीज अमाउंट ऑफ कैश ट्रांसफर करती हैं उस फंड पर। और वो फंड जो है कैश परसेंटेज वो बाय कर रहा होगा, अगर उसकी प्राइस होगी मार्केट प्राइस पार वैल्यू से कम होगी तो वो मार्केट से बाय कर लेगा, और अगर प्राइस पार वैल्यू से ज्यादा होगी तो बैलोटिंग होगी। गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। इसमें और कोई ऐड करेगा? जी उस्मान अली। जी सर। जी सर। सर बेसिकली कंपनी सिंकिंग फंड हम उसको कहते हैं सर, जैसे कंपनी के पास अगर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा हो जाती है लॉन्ग टर्म डेट के अंदर, तो कंपनी इसके लिए एक फंड सेटअप करती है ताकि वो पीरियडिकली इसको रिलीज कर सके, ताकि कंपनी का कैश फ्लो जो अपनी जगह पर रहे और उसको इजीली जो है वो टाइम टू टाइम पीरियडिकली उसको प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कम कर सके। चलें ठीक है, वो बात तो सही। और एनीथिंग एल्स? जी आसिफ साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? सर कलीग से मोरलेस कवर कर लिया, मगर फिर बस को देख लेता हूँ। एक जो डेफिनेशन सर मैंने लिखी है और जो उसके अंदर ब्रॉडली डिफाइन भी थी, वो ये थी कि सिंकिंग फंड आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक आपकी फंड्स की प्रोविजन है जो आप रखते हैं बॉन्ड्स को एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर रिटायर करने के लिए। ये तो हो गया सर डेफिनेशन। अब इसकी जो पीछे लॉजिक होती है वो ये होती है कि जो प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट्स होती हैं वो आपकी लार्ज होती हैं, प्रिंसिपल पेमेंट्स आपकी लार्ज होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, तो उस सूरत में हम लोग ये इसको एप्लीकेबल करते हैं। और इसका जो कंक्लूजन होता है वो यही होता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा होता है। एक चीज़ सर जिसके अंदर मैंने और नोट की थी वो ये कि इसके अंदर आपने एक नॉमिनेशंस का जिक्र किया था, वो इस तरीके से थी कि अगर जो भी ये इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से लॉस होता है। क्यों? क्योंकि अगर जो भी नॉमिनेट हो जाता है इसके अंदर, उसको वो जो बॉन्ड होता है वो पार वैल्यू पे सरेंडर करना होता है। एक ये चीज़ थी, मगर इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी था सर आपका, आप इजाज़त दें तो बता दो। हाँ बताइए। वो ये कहा था सर आपने कि 100% जितना भी टोटल बॉन्ड की वैल्यू होती है वो सारा का सारा रिटर्न नहीं करना होता है, एक फ्यू परसेंटेज, एक पर्टिकुलर परसेंटेज होती है जो कि वो रिटर्न करनी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि इसके अंदर डिफॉल्ट रिस्क होता है जो वो कम होता है, क्योंकि उसमें होता है कि जो कंपनी जो होती है वो फ्यूचर में अगर बैलून पेमेंट का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको फेस नहीं कर पाती। और इसका जो मुद्दा होता है फिर वो ये है कि सिंकिंग फंड्स का कोई स्पेशल इम्पैक्ट नहीं होता है प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव इसमें ये है कि जो क्रेडिट रिस्क जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज आपके जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग फ्यूचर की वो कम हो जाती है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर सिंकिंग फंड अप्लाई होता है तो जिनके लिए अप्लाई होता है उनको पार पर जो है देना पड़ता है, तो लेकिन नेगेटिव जो है वो चंद लोगों के लिए है। तो इस वजह से ओवरऑल इसको मिलाया जाए तो इट बैलेंस्ड ऑफ बेसिकली, तो इसलिए जो है इसकी कोई इतने फास्ट प्राइस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना? गुड। और कोई इसमें ऐड करेगा? जी रजा, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैंने सिंकिंग फंड बता दिया था, मैं अनरेज कर रहा हूँ हैंड। नुमान हसन, आपने कुछ कहना है? अच्छा चलें ठीक है। जी सर, वो वही पूछ रहा था कि ये जो है ये बोरोवर जो है सेटअप कर देगा ना सिंकिंग फंड, क्योंकि वो पेमेंट उसकी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि तो वो आज ही एक अमाउंट जो है एक जितनी की मतलब एक सेटअप कर देगा कि वो उस पर रिटर्न ऑटोमेटिकली उसमें से जाता रहे बोरोवर कि मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर में क्या कहा था, कौन सेटअप तो बोरोवर ये कौन कर, ये मैनेज कौन करता है सिंकिंग फंड? जी कौन बताएगा? सिंकिंग फंड मैनेज कौन करता है? जी वाप साहब, आप कुछ कह रहे हैं? तो ये ट्रस्ट होती है जो अलग से रखी जाती है, वो मैंने बोरोवर जो है ट्रस्ट बनाता है और उसको जो है वो इंडिपेंडेंट, ताकि ये कि बैलेटिंग वगैरह का प्रोसेस इंडिपेंडेंट रहे, वो बोरोवर खुद मैनेज। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये इसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क भी आ जाएगा ना, अगर आपके जो रेट डिक्लाइन कर जाता है, आप एक सिंकिंग फंड बना रहे हैं तो उसके बैक पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वहां पे जो बोरोवर कर रहा है ना, जैसे आप बोरोवर जो है हर साल सिंकिंग फंड की अमाउंट जो है उस ट्रस्ट को दे देता है, और उस ट्रस्ट का काम क्या होता है, वो उस अमाउंट के इक्विवेलेंट बॉन्ड जो है वो रिटायर करना होता है। हाँ, वो उसको मैच्योरिटी पे रिटायर करना होता है। अब पर्टिकुलरली जो पैसा डाला उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया जाता है ना उस ट्रस्ट का जो सिंकिंग फंड। अब सारी बात है, अगर डिफरेंस हो गया कि रिटायर कम हुआ है और डाला ज्यादा है तो वो पैसा वो ट्रस्ट इन्वेस्ट कर देगा।
हाँ अच्छा, इन केस अगर जो इन्वेस्टमेंट रिस्क के हिसाब से अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट या फिर रिटर्न जो है वो कम हो जाता है, तो वो जो एसेट होंगे फंड के वो कम अर्न कर रहे होंगे, तो मैच्योरिटी पे तो पैसे पूरे देने ना, तो ये जो शॉर्टफॉल होगा वो किसका है? देखिए दो चीजें हो सकती हैं। देखिए अब सवाल ये है कि या तो वो जो बॉन्ड है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा हो या पार पे या डिस्काउंट पे। अगर डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा होगा तो वो जो सिंकिंग फंड है वो डिस्काउंट पे मार्केट वैल्यू से ले लेगा, क्योंकि कंपनी जो है ना वो पार वैल्यू से ही, फॉर एग्जांपल 1000 बॉन्ड है और वो उसकी पार वैल्यू 1000 रुपए है और आप रोज हर साल एक बॉन्ड रिटायर करते हैं तो 1000 रुपए, एक बॉन्ड की कीमत 1000 रुपए हो गई, तो आपने 1000 रुपए जो है सिंकिंग फंड प्रोविजन में डाल दिए कंपनी ने हर साल। अब कंपनी सिंकिंग फंड प्रोविजन क्या करेगी कि अच्छा उसके अगेंस्ट उसका मैंडेट ये है उसको सिंकिंग फंड ट्रस्टी का कि 1000 एक बॉन्ड रिटायर करना है। अब अगर 3 सूरतें हो सकती हैं, या तो वो एक बॉन्ड 1000 रुपए का हो, या एक बॉन्ड जो है 1000 रुपए से ज्यादा का हो, या एक बॉन्ड 1000 रुपए से कम का हो। ठीक है, अगर तो वो 1000 रुपए से कम का है, फॉर एग्जांपल वो बॉन्ड डिस्काउंट में चल रहा है 900 रुपए का चल रहा है, तो सिंकिंग फंड वाले क्या करेंगे, वो 900 रुपए से उस 1000 में से 900 रुपए से वो बॉन्ड रिटायर करेंगे और 100 रुपए अपनी इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 1000 रुपए का है तो वो 1000 रुपए से 1000 रुपए का बॉन्ड रिटायर कर देंगे, नो इन्वेस्टमेंट। तीसरा ये है कि वो 1200 रुपए का चल रहा है, तो अगर वो 1200 रुपए का बॉन्ड चल रहा है तो क्या होगा कि उसमें फिर बैलेटिंग होगी और जिस बंदे का नाम निकलेगा उस पे उससे 1000 रुपए में ही रिटायर होगा। तो इन एनी केस सिंकिंग फंड में जो है वो जो जाएगा वो उससे ज्यादा वैल्यू का नहीं होगा। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, मतलब ये इन्वेस्टर के ऊपर जो है वो सारा रिस्क चला जाएगा जो पैसा दे रहा है अगर बॉरोवर तो को। अगर तो प्रीमियम पे चल रहा है तो वो बैलेटिंग होगी और जितने भी 1% अगर लोगों का 1% रिटायरमेंट है तो 1% लोगों का जो है ना 100 में से किसी एक का नाम निकलेगा और जिसका नाम भी निकलेगा उससे जो है 1000 रुपए में। सर मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट रिस्क सारा जो है वो इन्वेस्टर का हो जाता है। अगर गेन हुआ तो इन्वेस्टर को मतलब फंड के अंदर रहेगा, सिंकिंग फंड में रहेगा। वो सिंकिंग फंड अल्टीमेटली जो अगर आपने जो कहा 1000 रुपए का 800 रुपए हो गया तो 200 रुपए जो बचे वो कहाँ पे, वो किसको मिलेंगे एंड में? अगर इन्वेस्टमेंट ही होगी और होगा ये कि अगर तो इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो हम जो है कभी सिंकिंग फंड ये भी कर सकता है कि वो एक्सेस प्रीमियम वाली चीजें उसी इन्वेस्टमेंट से पे कर दे और वो ना करे, बैलेटिंग ना करे, ये भी हो सकता है। अच्छा बाद में डिफॉल्ट होगा, समझो कि पूरा डे एंड बस हम खत्म हुआ अगर एंड में इतने पैसे बच जाते हैं इन्वेस्टमेंट के तो वो जो है उनको ही पे करेगा, यानी कि इसका कोई और मैंडेट नहीं है सिंकिंग फंड का, ये उसी में यूज हो सकता है। में जो होल्डर्स होंगे उनको, हाँ जो एग्जिस्टिंग फंड रिटायरमेंट का ही आपने ना इस सिंकिंग फंड का इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो आपने ट्रांसफर कर दिया इन्वेस्टर्स के ऊपर। बोरोवर है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो पार वैल्यू का पर ही रिडीम करता है। ये है आपने इन्वेस्टमेंट रिस्क ट्रांसफर कर दिया। मैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा था कि दो तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं ना, कि आप एक फंड वो रखते हो, कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। हाँ, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जैसा होता है वो सारा जो है वो हमारे जो लोग होते हैं वो उसमें भी सिंकिंग फंड कॉन्सेप्ट लगता है, वो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ इन्वेस्टमेंट रिस्क ट्रांसफर हो गया होता है। डिफाइंड बेनिफिट में सारा जो है वो कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करती है तो कंपनी बेयर करती है अपनी फ्यूचर कंट्रीब्यूशन से। यहाँ बोरोवर जो है वो आज़ाद हो जाता है, प्रीमियम वो उसके अमाउंट तक फिक्स होता है जो उसकी पार वैल्यू है उस तक पे रीपे का, और इंटरेस्ट कूपन रेट है वो। ठीक चले, ठीक है सर। ये पूछा था ये नॉन कॉलेबल बॉन्ड्स के लिए वो बनाती होंगी ना, वरना तो वो कॉल करके सिंपली वो खत्म कर सकते। हाँ ये कैसा बेसिकली नॉन सिंकिंग फंड जो है वो नॉन कॉलेबल बॉन्ड में ही होता है ज़्यादातर, लेकिन कॉलेबल भी होता है। इन दोनों का पर्पस अलग अलग है ना। कॉलेबल बॉन्ड का पर्पस तो मैंने आपको बता दिया। जी मतलब सर वो मैं ये सिंकिंग फंड का पर्पस जो है ये जो है उसको वापस। हाँ सर मैं पूछना चाहता कि ये जो सिंकिंग फंड का जो ये अरेंजमेंट है ये बोरोवर और लेंडर से हट के एक बोरोवर और थर्ड पार्टी के बीच में होता है ना, क्योंकि ये लेंडर से तो मेरे ख्याल में इसका कोई ताल्लुक तो नहीं होगा ना। नहीं देखें, बोरोवर और लेंडर का ही एक आप समझ लें। हाँ, आप इंटरमीडिएट होती है थर्ड पार्टी, तो वो थर्ड पार्टी मैं ये कह रहा हूँ सर, लेंडर की बोरोवर कुछ भी अरेंजमेंट करे, लेंडर को तो उसको फिक्स जो उसके रिटर्न्स हैं वो तो मिलते रहेंगे, उसका तो उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ नहीं, लेंडर का जो है वो रिटायर होता रहेगा फिक्स, वो तो जो आउटस्टैंडिंग है वो
हर साल मिलता रहेगा सर रिटायर रिटर्न होता उसके बाद। रहेगा। हाँ बिल्कुल, लेंडर को मिलता रहेगा, सिर्फ वो जो रिटायर हो रहे हैं उनको उनका बॉन्ड खत्म होता रहेगा, लेकिन सर मैं बाकी पूछ जो रहा था सिंकिंग फंड में लेंडर हैं जिनका बॉन्ड आउटस्टैंडिंग। सर मैं एक पूछना चाहता था, सिंकिंग फंड में शुरू में एक बड़ी पेमेंट वो वहाँ ट्रस्ट के अंदर रखवाते हैं या हर महीने एक पेमेंट करते हैं? हर महीने जो है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि 1% जो है ना हम सिंकिंग फंड में हर महीने डालेंगे या हर साल डालेंगे, तो 1% का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपए के बॉन्ड इशू किए हैं तो हर 1-1 रुपया सिंकिंग फंड में डालेगी, और सिंकिंग फंड का को उस 1 रुपए से उस 1 रुपए का इक्विवेलेंट पार वैल्यू का बॉन्ड रिटायर करना जरूरी होगा। ठीक है, क्लियर है? चलें जी, उमेश आप कुछ ऐड करेंगे क्या? सर एक्चुअली मैं अभी तक यील्ड टू मैच्योरिटी पे ही फंसा हुआ था। मुझे सर ये जानना था कि कोई वर्क एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि एग्जांपल से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आसानी होगी। कूपन इंटरेस्ट रेट और यील्ड टू मैच्योरिटी के कोई वर्क एग्जांपल्स हमें मिलेंगे ताकि हम जरा फिजिकली बैठ के आपके साथ कुछ समझ सकें, कर सकें? हाँ करेंगे। अभी तो ये आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी ना, तो इसमें एग्जांपल कैलकुलेशन के साथ बताई है, और आपने मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग शायद ना पूरी नहीं सुनी, क्योंकि आगे सारी टेक्निकल है। वो तो एग्जैक्टली हम प्राइस निकाल कह रहे हैं वो किस तरह से होता है, तो वो पूरी उसमें एग्जांपल्स मौजूद है। बहरहाल हम जब उसमें आएंगे तो विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। सही है सर फिजिकल क्लास में करेंगे या हम ऐसे ही वर्चुअल, क्योंकि आपके साथ भी कुछ बैठ के समझ लेंगे हम? अरे देखें, आप जो है इस अच्छा समझने का तरीका ये है, नंबर 1 आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने। ठीक है, रिकॉर्डिंग में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है स्पेसिफिकली, वो चीज़ जो है इस क्लास के डिस्कशन में कर लें। ठीक है ना, बल्कि इसमें 3 प्रोसेसेस हैं, ये डायरेक्टली मेरे पास नहीं आए। ठीक है ना, इसका तरीका ये है बिकॉज आप लोग जो हैं वो अब मेच्योर लोग हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रोसेस ये है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने। रिकॉर्डिंग में पूरी स्लाइड्स कवर हुई हुई है, अगर रिकॉर्डिंग में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो वो स्पेसिफिक वो पॉइंट पे लिख लें, ये नहीं लिखें कि टोटल पूरा वो स्पेसिफिक पॉइंट, और उसको जो है उसकी किताब में देखें, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें भी चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर आप जो है अब जो नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कशन करते हैं उसमें ये छोड़ें। ठीक है, तो उसमें भी अगर समझ में नहीं आई तो फिर जो है आप मुझसे फिजिकल मिल लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करें। इससे जो है आपको आई डोंट नो कि इसके बाद कोई होगा तो फिजिकल मिल के क्लास में अटेंड करेंगे, तब भी आई वुड एक्सपेक्ट कि सारी चीज़ें हो चुकी हों। तो अगर इसके बावजूद अगर इन चीज़ों में नहीं समझ में आ रहा, आपको तीनों एग्जॉस्ट हो गए, तब आप मुझसे बताएं, हम एक फिजिकल क्लास कर लेंगे। ठीक है, सो सर मैं बस एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाह रहा था सर। बॉन्ड की सर जो मेन वैल्यूएशन होती है तो उससे रिलेटेड सर काइंडली मतलब थोड़ा आप गाइड कीजिएगा। जरा कहता हूँ, ये फहाद मुनीर जो हैं, फहाद मुनीर ये प्लीज़ अपना ये वीडियो ऑफ कर दें प्लीज़, ये इसमें रिसोर्स पे लेता है। ठीक है, फहाद मुनीर। हेलो सर। जी आप बोलें। जी जी सर मैं कह रहा था बॉन्ड की जो मेन वैल्यूएशन होती है उससे रिलेट बस वो जो है आप अपनी वर्चुअल वीडियो में सर थोड़ा मतलब क्लियरली थोड़ा बहुत गाइड कर दीजिएगा। रीज़न ये है सर, मैंने कल 2 वीडियोस देखी हैं आपकी, एक तो 40 मिनट्स की थी। 40 मिनट्स के अंदर तो सर जस्ट हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। अच्छा, फिर एक दूसरी वीडियो थी जो एक अबव 1 आवर थी, उसमें जब मैं देख रहा था तो उसमें सर आप जो है रेफर कर रहे थे कि ये वैल्यूएशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अच्छा, तो जी सर, तो आई थिंक सर एक वीडियो शायद बीच में मिसिंग थी, तो इसलिए सर उसमें क्या वो कंप्लीट नहीं है इसका मतलब है। तो हम उस पॉइंट पे जो है ना, देखिए अभी तो हमने वो डिस्कस नहीं किया, तो जो हमारी मे बी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वो उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो जो स्लाइड्स मिसिंग है ना, अगर वो स्लाइड्स कुछ मिसिंग है तो वो आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा कि ये स्लाइड जो है ना
उसमें नहीं कवर हुई हैं, ठीक है, या ये कि जो कॉन्सेप्ट जो है तो वो हम वो अभी हमने वो डिस्कशन शुरू नहीं किया, आज तो सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी वो करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। अच्छा, चलें तो नेक्स्ट जो है सिंकिंग फंड हो गया, उसके बाद जो है ये इसमें वही डिस्कस हुआ गया हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ये आप स्लाइड्स आप देख रहे हैं ना, उसके बाद नेक्स्ट जो है शो नहीं हो रही, तो नहीं हो रही सर, स्लाइड शो नहीं हो रही। ओके ठीक है, अब आपको शो हो रही होगी। सो वी डिस्कस द सिंकिंग फंड हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड। इसमें आई थिंक कोई इसमें इशू नहीं है। ये एक पुरानी चीज़ है जिसमें ये बताया जाता है कि हाउ फाइनेंशियल एसेट वैल्यू इज कैलकुलेटेड। वैल्यू ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। तो ये इन्होंने बताया है कि भाई वैल्यू बॉन्ड की जो वैल्यू है दैट इज बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लोज। अब वो कैश फ्लोज जो है वो इंटरेस्ट वो जो उसको हम कहते हैं कूपन पेमेंट्स भी होती है, कैश फ्लो जो है उसकी प्रिंसिपल पेमेंट भी होती है। वो दोनों को अगर आप डिस्काउंट कर देंगे खास, वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो उसकी प्राइस कहलाएगी बॉन्ड की, और जिस रेट से डिस्काउंट करेंगे वो उसका इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट। इफ यू वांट टू डिस्कस तो वो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ये पॉइंट समझ में आया वैल्यू का ना जी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं, इसके बारे में कोई बताएगा? ये आपको स्लाइड नजर आ रही होगी, कन्वर्टेबल बॉन्ड, वारंट वगैरह। जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड। सर सॉरी सर, मैं प्रीवियस स्लाइड के बारे में थोड़ा सा बस ये बता अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर कर रहा हूँ कि अगर हम इंटरेस्ट रेट मतलब जो हमें कैश फ्लोज मिलेंगे ओवर द ईयर, और फिर आखिर में जो फेस वैल्यू हमें मिलेगी फ्यूचर वैल्यू, उसको अगर हम डिस्काउंट कर देते हैं तो करंट डेट पे हमारी फेस वैल्यू आ जाती है। ऐसा है सर? बिल्कुल, वो प्राइस कहलाएगी आपकी, वो प्राइस कहलाएगी। बिल्कुल सही सर। अच्छा आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में कौन बताएगा जी? कन्वर्टेबल बॉन्ड बताइए जरा जी। रजा, हेलो जी सर। कन्वर्टेबल बॉन्ड आपने बताया था जी सर, कन्वर्टेबल बॉन्ड आपने बताया था एक ऑप्शन होता है इन्वेस्टर के पास, जो शेयर्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑप्शन होता है। जैसे एक बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 10 शेयर्स में। इन्वेस्टर उस वक्त कन्वर्ट करता है जब शेयर प्राइस ज्यादा हो जाए और बॉन्ड की प्राइस कम हो जाए। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड जो होता है पॉजिटिव प्रोविजन होता है, और कन्वर्टेबल बॉन्ड जिसकी प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉन्ड और उसका रिटर्न कम आए। जी ठीक है जी। और कोई ऐड करेगा? अनमनाज, यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर, मैं ऐड करूं सर का जो उस्मान बात कर रहा हूँ जी। उस्मान इसमें रजा ने सर ये जी, उस्मान उसके बाद अनमनाज पे आते हैं जी। ओके सर। सर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड सर ये जैसे अभी बताया उन्होंने कि अंदर हमारे पास कि अगर ये एक ऑप्शन होता है कि अगर हमारे शेयर्स के रेट अगर ज्यादा हो गए हैं तो उनके ऑप्शन होता है इन्वेस्टर के पास, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं 10:1 का जो रेशियो होता है। सर ये वन टाइम ऑप्शन होता है ओनली। वन टाइम होता है, वन टाइम ऑप्शन होता है, और ये कन्वर्टेबल टू नंबर ऑफ इनटू शेयर्स होता है, ठीक है जी। अनमनाज, आप यू वांट टू ऐड? सर एक्चुअली दोनों ने काफ़ी ऐड कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ बताऊंगी सर इसमें कि ये फिक्स इनकम जो है इंटरेस्ट पेमेंट होती है। सेकंड, आपने इसमें अपनी वीडियो में बताया था कि ये जो है वो फॉर द स्टॉक जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है वो कैन बी एक्सचेंज फॉर कॉमन स्टॉक। तो इशूइंग कंपनी को ये हम कभी भी कर सकते हैं, और एक बॉन्ड जो है वो तकरीबन 10 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है। 10 तो मैंने वैसे बताया था कि एक आपने एक एग्जांपल दी थी, और लेकिन हाँ, ये डिटरमाइन नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स हैं, तो इसको शेयर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हों। तो
हाँ, मैंने एग्जांपल दी थी कि 1:10 रेशियो 1:20 भी हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है। सही है, ठीक है। कोई इसमें प्रॉब्लम है जी? और कोई ऐड करेगा या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर इशू है समझ में, डिस्कस कर लें जी वहाब साहब। हाँ सर, इसके अंदर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, एक तरह से ये ऑप्शन जो है वो उसके पास होता है, इन्वेस्टर होता है उसके पास ऑप्शन होता है, वो जब चाहे स्टॉक में कन्वर्ट कर लेता है। इससे सर ये जो कंपनी का जो ईपीएस है वो एक, क्योंकि पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स ही कंसिडर किए जाते हैं, तो ईपीएस के एक अलग से कैलकुलेशन बनती है। एक तो नॉर्मल होती है, एक डाइल्यूटेड ईपीएस भी बनता है, अगर इन केस एक लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इसके अंदर। प्लस उसके अंदर ये है कि ये कन्वर्जन जो है, आप ये कह रहे हैं कि स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है तो उस पर से इम्पैक्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, तो फिर आप वो कन्वर्ट करते हैं। लोग इवन इस वजह से भी कन्वर्ट करते हैं कि अगर वो देखते हैं कि वो कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट लगा लिया तो फ्यूचर कैश फ्लोस डिविडेंड आने तब भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट डाउन चले गए मार्केट के अंदर और वो वेरिएबल बॉन्ड था, तो वो बोलते हैं कि भाई बेटर है कि हम इक्विटी की तरफ ट्रांसफर हो जाए। इसके होने से कंपनी को ये बेनिफिट भी होता है कि अगर कल को अगर इंटरेस्ट रेट डाउन जाते हैं या कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी इंप्रूव कर जाता है कंपनी का। अभी डेट दिया है, फिर वो जो है वो इक्विटी बढ़ जाती है, उसके अंदर बेटरमेंट की तरफ चला जाता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कंपनी के लिए कन्वर्टेबल बॉन्ड। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसके ऊपर जो कूपन रेट होता है वो नॉर्मल बॉन्ड के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन का ऑप्शन दिया हुआ होता है श्योर। अच्छा, क्योंकि वो एक प्रीमियम है एक तरह से ना, तो उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, गुड जी। और एनीबॉडी एल्स? अनमनाज, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? जी सर, मेरा बस एक क्वेश्चन है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक्सचेंजेबल बॉन्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड्स, एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स होते हैं। एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, वो तो सारे बॉन्ड एक्सचेंजेबल होते हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब ये है कि वो नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएं, वन टाइम इस वक्त कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है ना। और अगर वो शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनको कन्वर्टेबल बॉन्ड कहेंगे। अब एक्सचेंजेबल बॉन्ड जो है, मुझे नहीं समझ में आया कि ये एक मतलब या तो आप कोई ऐसा बॉन्ड कह रही हैं कि जो किसी और सिक्योरिटी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो अब मुझे नहीं मालूम। ये इसकी डिटेल अगर मुझे बताएंगी मैं देख के बता सकता हूँ कि आप मतलब किसको रेफर कर रहे हैं एक्सचेंजेबल, ठीक है। सर वैसे कोई टाइप होती है एक्सचेंज की या? जी आप बोले, क्या कह रहे हैं? एक्सचेंज बॉन्ड की कोई टाइप होती है? एक्सचेंज बॉन्ड, वो देखें, वो एक अलग चीज। एक्सचेंज बॉन्ड जो है ना, वो सिक्योरिटी बेस्ड बॉन्ड होता है। आप समझ लें कि जिसमें कमोडिटी एज वो आगे आएगा, इंडेक्स बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, आप शायद उसको रेफर कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मैं ये इन्होंने पूछा था, कंफर्म कर रहा था। ठीक है सर। अच्छा, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर जो है वो कंपनी की बैलेंस शीट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपकी बॉन्ड यानी लायबिलिटी कम हो जाएगी और ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी, कैश में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी को कैश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आप समझ लें। नेक्स्ट इज वारंट। वारंट क्या होते हैं? व्हाट इज वारंट? WARRANT। जी अनम, आप बता दें चलें। जी अनम, व्हाट इज वारंट? चलें वहाब साहब, यू करें। यस सर। सर ये वारंट जो है ना, इट्स अ राइट टू परचेज शेयर्स, एक तरह से बाइंग का राइट है। और ये मुख्तलिफ तरीके से वारंट इशू होते हैं। मतलब इसमें स्टॉक परचेज ऑप्शन एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है, वो भी वारंट के तौर पे होता है। और मार्केट में भी डायरेक्ट वारंट इशू किए जाते हैं कि भाई आपने वारंट एक राइट पे दिया, तो वो उसके पास राइट होता है किसी डेड इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आपने वारंट दे दिया कि इतने आप शेयर्स खरीद सकते, नंबर ऑफ शेयर्स एट ए स्पेसिफाइड प्राइस, एग्रीड प्राइस पर आप खरीदना होता है। मतलब वो मार्केट प्राइस अगर जो है उससे अबव होगी, मतलब से व्हाट, मेरे पास वारंट है, वो 50 रुपये में एक शेयर खरीद सकता हूँ। अगर मैं कहीं कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे मिला एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मिला था,
वो भी एक वारंट टाइप, तो वो मैं अगर 50 में खरीद सकता हूँ और मार्केट प्राइस उसकी जो है 70-80 रुपए की हो गई है, तो मैं उसको एक्सरसाइज कर लूँगा। और अगर वो जो है उससे कम का है, प्राइस कम हो गई है शेयर प्राइस से, वो 40 चल रही है, 30 चल रही है, तो मैं ऑब्वियसली उसको एक्सरसाइज नहीं करूँगा। अच्छा, इसकी वारंट की है ना एक अपनी प्राइस भी होती है कि ख़रीदने के लिए, और जो स्टॉक ऑप्शन है उसके अंदर तो एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर डालते हैं वो ऑप्शन के भाई ये जो डिफरेंस है वो एक्सपेक्ट कर रहता है कि हर साल कितना प्राइस चेंज हो रही है। अब ये मैंने कहा ना 50 रुपये में स्पेसिफिक प्राइस है और मार्केट प्राइस उसका 70 रुपये चल रही है, और 3 साल तक के ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसकी जो अकाउंटिंग होती है कि भाई वो आप हर साल देखते हो कि भाई मार्केट प्राइस क्या चल रही है, जो अगर ज़्यादा चल रही है तो उतने का उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर से करके अकाउंटिंग उसकी करते रहते हैं। इसके अंदर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ जाता है, और आपके जो इन्वेस्टर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो एनी टाइम ड्यूरिंग दैट पीरियड, अगर 3 साल का है वारंट तो 3 साल के अंदर वो कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है। एक उसकी अपनी प्राइस भी होगी, मतलब, और वो उसके प्लस वो एक स्टॉक की प्राइस भी देगा जो स्पेसिफाइड प्राइस होगी। जी हसीब साहब, यू वांट टू ऐड? जी सर, व्हाट वी हैव लर्न सो फार, इट्स अ मार्केट टेक्निक, सेल्स को इनहेंस करने के लिए यूज करते हैं। और इसके अंदर जो हमने सीखा और ये सीखा कि मतलब इसके अंदर आप शेयर इशू कर देते हैं जो मार्केट प्राइस से हायर वैल्यू पे होता है। समझ लेंगे कि स्टॉक ऑप्शन होता है, और ये सिर्फ सेल्स को इनहेंस और सेल्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। ठीक है जी। दिलीप, आप आपको क्या सर मेरा ये सवाल था, क्या हम वारंट को भी एज अ कन्वर्टेबल बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन होता है बॉन्ड होल्डर के पास कि वो शेयर परचेस कर सकता है, और उसका भी मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो उसका भी कैपिटल गेन होता है। अच्छा देखें, कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होगा कि एक कंपनी जो है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें आपको समझ में आ जाएगा। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होगा कि बॉन्ड कम होंगे और शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, कैश नहीं आएगा कंपनी के पास, तो एसेट साइड चेंज नहीं होगी, लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी और ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी। वारंट में क्या होगा कि जो बंदा एक्सरसाइज करेगा उसके पास कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा कि वो कैश देगा और उसके अगेंस्ट वो शेयर खरीद लेगा, तो कैश बढ़ जाएगा और ओनर्स इक्विटी बढ़ जाएगी। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड और वारंट में बेसिक फर्क ये है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड में वो बॉन्ड देकर शेयर ले रहा है, जबकि वारंट में वो कैश देकर शेयर ले रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये कैश मतलब पहले तो उसने वारंट खरीदा है ना, वारंट खरीद के ही फिर वारंट के बदले में वो क्या कहते हैं? वारंट, हाँ चलें ये समझ लें कि वारंट कैसे लिया जाता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आपने कोई बॉन्ड खरीदा है या कोई और ऐसी चीज़ कोई खरीदी है, तो उसके साथ कंपनी जो है एक एज अ स्वीटनर जो है आपको एक वारंट दे देती है। तो वो जो वारंट होता है वो बेसिकली ये होता है कि जो बॉन्ड होल्डर, अगर किसी ने बॉन्ड खरीदा है तो वो बॉन्ड होल्डर अगर चाहे तो वो कैश पर इतने शेयर खरीद सकता है। वारंट का बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। बॉन्ड उसके अगर वो खरीद भी लेगा शेयर कैश पर, तब भी उसका बॉन्ड आउटस्टैंडिंग ही रहेगा, बॉन्ड खत्म नहीं होगा। जबकि कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर अगर वो एक्सरसाइज करेगा तो कन्वर्टेबल बॉन्ड में बॉन्ड खत्म हो जाएगा और उसके अगेंस्ट शेयर आ जाएंगे। ठीक है जी दिलीप? दिलीप क्लियर हुआ आपको? जी सर। नुमान हसन सर मैं पूछ रहा हूँ ये वारंट इटसेल्फ, सर ये कोई बॉन्ड की टाइप तो नहीं है ना सर? बॉन्ड की टाइप नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड के साथ अटैच है कि एक तरह से फीचर एक सर कह सकते हैं, फीचर है। हाँ, बॉन्ड का एक फीचर है कि आपको एक वारंट वो कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टाइप नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। जैसे आप करते हैं ना कि आपने शैम्पू खरीदा तो उसके अंदर आपको सोप फ्री मिल जाता है, तो इसी तरह से अगर आपने बॉन्ड खरीदा उसके अंदर आपको वारंट फ्री मिल गया, तो वो पैकेज करके बेच रहे हैं। लेकिन ये कि वो वारंट एक अलग चीज़ है और बॉन्ड एक अलग चीज़। ठीक है, चलें। पुटेबल बॉन्ड, व्हाट इज पुटेबल बॉन्ड? जी फरनाज अकबर, आप बताइए। सर पोर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिसमें जो है वो ऑप्शन देती है इन्वेस्टर को कि अगर बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएं तो वो बॉन्ड सेल कर सकते हैं कंपनी को उसी प्राइस में जिस प्राइस में उसने परचेज किए थे। ये पोर्टेबल बॉन्ड कहलाता है। तो यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो सेलर के पास होता है। कॉलेबल बॉन्ड में ऑप्शन जो है वो इशूअर के पास होता है।
ठीक है ना, यानी सेलर मीन इन्वेस्टर। तो पुटेबल बॉन्ड में ऑप्शन जो इन्वेस्टर के पास होता है कि जिस वक्त भी वो चाहें वो सेल कर सकते हैं बोरोवर को एट अ पुटेबल प्राइस, ठीक है ना, एक प्राइस जो कि लिखी हुई होगी। जब कॉलेबल बॉन्ड में बोरोवर जो है उस प्राइस पे एक कॉलेबल प्राइस पे बाय कर सकता है। तो जाहिर बात है जब वो सेल कब करेगा इन्वेस्टर, कि जब उसकी प्राइस उस पोर्टेबल प्राइस से ज़्यादा कम हो जाएगी बेसिकली। जिस तरह से कॉलेबल बॉन्ड में कॉल उस वक्त कर रहा था जब प्राइस जो है वो कॉलेबल प्राइस से ज़्यादा हो जाती तो सस्ते में कॉल कर देगा। पोर्टेबल बॉन्ड में क्योंकि इन्वेस्टर के पास ये इख्तियार होता है तो वो उस वक्त करेगा कि जब प्राइस कम हो जाएगी ताकि महंगे में वो बेच दे, ठीक है, इसको कहते हैं पोर्टेबल बॉन्ड। और कोई ऐड करेगा? अनम नाज, आप यू वांट टू ऐड? तो यही बात जो अभी फरनाज ने की थी कि कंपनी जो है वो ऑप्शन देती है इन्वेस्टर को सेल द बॉन्ड। अगर जो है वो बॉन्ड जो है वो उसको लॉस हो रहा हो इन्वेस्टर को, तो वो रीसेल कर मतलब कि दोबारा से सेल अपनी कंपनी को ही कर सकता है वो। तो ये इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन है कि अगर बॉन्ड के पैसे कम हो रहे हैं तो वो सेल कर सकता है। सेफ साइड है। ठीक है, गुड। जी बात साहब, यू वांट टू ऐड? यस सर, इसके अंदर वही ये ऑप्शन है कि भाई कि जो भी इन्वेस्टर है वो प्रायर टू मैच्योरिटी अपने बॉन्ड को रिडीम करा सकता है और कंपनी के पास जाके, और वो रिडीम कराएगा। और वो मोस्ट प्रॉब्ली जब उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वो लोअर होगी देन मैच्योरिटी वैल्यू से, तो वो पहले रिडीम करा लेगा ताकि उसको जल्दी कैश फ्लो मिल जाए, वो दूसरे किसी और इन्वेस्टमेंट में डाल देगा। ठीक है जी, हसीब साहब। सर फाइनेंस की टर्म में ये कह सकते हैं कि पोर्टेबल बॉन्ड्स ऑफर्स डिस्काउंटेड रेट। ऑफर्स डिस्काउंटेड रेट, हाँ, कि मतलब उसके जो रेट ऑफ अ पोर्टेबल बॉन्ड होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोर्टेबल बॉन्ड, बिकॉज इसके अंदर फायदा है इन्वेस्टर्स का। तो बिकॉज जाहिर बात है जिस चीज़ में इन्वेस्टर का फायदा होगा तो उसमें डिमांड ज़्यादा होगी इन्वेस्टर की, तो क्या होगा उसकी जो प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो रेट होगा वो कम हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो इट सेल्स यानी पुट का जो है डिस्काउंट हो जाता है इशूअर के तरफ से, जिस तरह कॉल प्रीमियम होता है ऐसे पुट डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? जी सर। सर इसकी कोई एग्जांपल मिल सकती है कि कौन सी कंपनीज पोर्टेबल बॉन्ड जो है वो ऑफर कर रही होती हैं, या कोई ऐसी एग्जांपल हो? पोर्टेबल बॉन्ड की मैं पाकिस्तान में मुझे नहीं अभी कोई एग्जांपल ज़हन में आ रही, मुझे नहीं अभी ज़हन में, लेकिन ये कि यूएस में तो बहुत कॉमन है ये, ठीक है ना। असल में बॉन्ड जो है ना वो इस तरह के जो एग्जांपल्स है ना वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटीज़ में आपको मिलेंगी जो कि नॉन ट्रेडेबल होता है, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल सकती है, लेकिन जो ट्रेडेबल बॉन्ड्स होते हैं उसमें अभी पाकिस्तान में तो क्योंकि बॉन्ड्स ट्रेडेबल बहुत कम है तो इस वजह से इसमें एग्जांपल्स भी कम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। इनकम बॉन्ड क्या होते हैं? इनकम बॉन्ड जी अनम आप बताइए। हाँ बोले। सर इनकम बॉन्ड जो है वो टाइप ऑफ डेट सिक्योरिटी है जिसमें से फेस वैल्यू जो है वो वापस करने का जो प्रॉमिस होता है कंपनी का, बट इन्वेस्टर जो है सिर्फ उसी वक्त इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता है जब कंपनी जो है इस पे इंटरेस्ट जो है वो कमा रही होती है, जब उसे प्रॉफिट हो रहा है। जी नोमरा वासिफ। अदरवाइज जो है वो सिर्फ फेस वैल्यू ही उन्हें रिटर्न करेंगे इन केस अगर जी नोमरा। इनकम बॉन्ड में ये होता है कि जो इशूअर है अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देगा, और अगर उसको नहीं मिल रहा तो फिर इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। गुड। ये कौन इशू करता है, इसमें फायदा क्या है? जी उस्मान। सर बेसिकली इनकम बॉन्ड जो है कंडीशनल इनकम कंपनी अनाउंस करती है कि हम उसमें कोई फिक्स नहीं होता कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो शेयर करेंगे, अदरवाइज शेयर करेंगे। जैसे कि अगर कोई कंपनी एक मोटरवे बनाने के लिए एक बॉन्ड इशू करती है तो वो कंडीशनल है इनकम उसके अंदर। ठीक है, ओके। और एनीबॉडी एल्स? वाब साहब यू वांट टू ऐड? सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि यहाँ पर इंटरेस्ट इज अर्न बाय द फर्म क्यों लिखा हुआ है? इनकम इज अर्न बाय द फर्म होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि इंटरेस्ट इनकम हो, किसी भी फॉर्म की इनकम हो सकती है ना।
हाँ, इनकम बॉन्ड पेज इंटरेस्ट ओनली व्हेन, हाँ, इनकम इज अर्न्ड बाय द फर्म। हाँ, ये बात सही है, ये इनकम होना चाहिए। इनकम होनी चाहिए। एक तो ये बात है सर, दूसरी चीज मैं कह रहा था कि ये वहीं पर डिपेंड करता है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको इनकम अर्न होगी तभी आप पे करोगे। उस प्रोजेक्ट के लिए आपने बॉन्ड इशू किया है? हाँ, तभी आप पे करोगे। ये एक्चुअली इसके अंदर जो है वो, मैं सिर्फ एक ऐड करूं कि ये लगता तो है कि बड़ा रिस्की बॉन्ड है, लेकिन ये नॉर्मली इतना रिस्की होता नहीं है। इसकी वजह ये है कि वो जिन प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है उसमें नॉर्मली ऐसा चांस नहीं होता कि इनकम अर्न ना हो, नंबर 1। दूसरा ये कि ये जो एंटिटीज इशू करती हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या कॉसी सेमी गवर्नमेंट होती हैं, तो वो उनका जो है ट्रस्ट लेवल ज़्यादा होता है, रिस्क कम होता है। तो इट्स लेस not necessarily a risk free, but yes, कह सकते हैं लेस रिस्की है। और इन दोनों सूरतों में जो है यू कैन, जैसे मोटरवे है, अगर आपके टोल पे रखा हुआ है तो टोल तो 12 महीने मिलेगा आपको, तो ऐसा हो नहीं सकता कि टोल मिले ना, अनलेस के वो बंद हो जाए किसी वजह से मोटरवे। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में आपको इनकम रेगुलरली मिलती रहती है। ठीक है, ठीक। और कोई ऐड करेगा जी? अजीब, यू वांट टू ऐड? जी सर, एक पॉइंट बस इसमें लिखा हुआ था मेरा कि नॉर्मल कंपनीज विद फिक्स इनकम हु हैव गॉट द फिक्स इनकम ऑफर दीस बॉन्ड्स। हाँ, वही मैंने अभी बात की ना, फिक्स इनकम का जो है, फिक्स इनकम या ऐसी इनकम जो बहुत वेरिएशन ना हो उसकी। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडेक्स बॉन्ड। जी, कौन बताएगा? इंडेक्स बॉन्ड के बारे में बताएं जी। चलें अब जी मोहम्मद रजा, आप बताएं। तो इंडेक्स बॉन्ड का जो आपने बताया था कि ये इन्फ्लेशन को कवर करता है, और ये बॉन्ड जो खास इंडेक्स से टाइड होता है उसे इंडेक्स बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड जो ये टाइड जो होता है ये लिंक कर रहा होता है कमोडिटी, जो अभी हम आपने डिस्कस किया था एक्सचेंज बॉन्ड का। कमोडिटी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती है और कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया था कि गोल्ड, पेट्रोल, फ्यूल प्राइस, तो आपका रिटर्न टाइट कर लेगा विच मूव विद इन्फ्लेशन। अगर आपका रिटर्न बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जैसे आपकी इन्फ्लेशन के साथ होती है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम होती है। सही, चलें, ठीक है, गुड। तो ये इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज भी कहलाती हैं, बिकॉज वो जिन कमोडिटीज के साथ टाई होती हैं वो इन्फ्लेशन के साथ मूव करती है। और कोई ऐड करेगा इसमें? सर इसमें पूछना चाहूंगा कि सर इसमें जो मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स बॉन्ड होते हैं वो भी शायद इसमें आएंगे सर क्या? इंडेक्स बॉन्ड वो इसमें नहीं आएंगे। वो इसमें नहीं आएंगे, जो नाम उनका भी इंडेक्स बॉन्ड लिखा जाता है सर ना कि वो असल में वो जो इंडेक्स होता है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स होता है। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। हाँ, जो कि अच्छा, वो इंडेक्स बॉन्ड तो होते हैं, यू कैन राइट, लेकिन जो नॉर्मल जो कैटेगरी ऑफ इंडेक्स बॉन्ड होती है ना, वो उसमें कमोडिटी के साथ बैक्ड होते हैं। आप कह सकते हैं टेक्निकली वो उससे इंडेक्स बॉन्ड ही कराएगा, अगर कमोडिटी एक्सचेंज इंडेक्स के साथ लिंक वो ये है, कमोडिटी एक्सचेंज के इंडेक्स के साथ लिंक हो जाए, जैसे बड़े शिकागो का एक्सचेंज है। और इंडेक्स बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी एक होती है वो होती है आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी। तो जो कमोडिटीज होती हैं वो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती हैं, जो इंडेक्स है वो जो है इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ता नॉर्मली। तो इन दैट केस आप नहीं कर सकते, लेकिन वैसे इंडेक्स बॉन्ड एज अ टर्म वो यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो कमोडिटी एक्सचेंज है, शिकागो कमोडिटी एक्सचेंज है, सिंगापुर का है, यूके का है, अगर उनके जो कमोडिटी एक्सचेंज है पाकिस्तान का बहुत छोटा था वैसे, तो उनके अगर इंडेक्स के साथ अगर कोई बॉन्ड लिंक किया जाए तो वो तो कमोडिटी के साथ लिंक हो जाएगा। बिल्कुल कराएगा, ठीक है, वो इंडेक्स हो जाएगा, वो भी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली उसके पीछे कमोडिटी सारी एक्सचेंज हो रही होती है, उसका इंडेक्स उससे डिटरमाइन हो रहा होता है। गोल्ड होता है, पेट्रोल होता है, क्रूड ऑयल होता है, कॉपर होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं। जितनी कमोडिटीज है 12-13 जितनी कमोडिटीज भी हैं उनके साथ आप लिंक कर सकते हैं। जैसे अमूमन गोल्ड के साथ करते हैं, तो गोल्ड प्राइस बढ़ेगी तो आपको रिटर्न बढ़ जाएगा उसी हिसाब से। ऑयल के साथ करते हैं, कॉपर वगैरह के साथ करते हैं, कमोडिटी फ्यूचर्स होते हैं। ठीक है, सही है, आगे चलें। और कोई सवाल? असीफ साहब, यू वांट टू ऐड? सर इसके अंदर आपने एक टर्म यूज की थी, रियल रिस्क फ्री रेट।
उसकी मैं डेफिनेशन आपने ये बताई थी कि रियल रिस्क फ्री रेट की डेफिनेशन थी सिक्योरिटी विद नो इन्फ्लेशन और नो डिफॉल्ट इज कॉल्ड द रियल रिस्क फ्री। और जो इंडेक्स बॉन्ड होता है वो ये कैरी करता है रियल रिस्क फ्री रेट को। यस, तो ये रियल रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री मींस के डिफॉल्ट फ्री, और रियल रिस्क फ्री वो रिस्क जो रियल फॉर्म में भी जिसमें कम नहीं है, जिसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड कहलाता है। गुड, चलें आगे चलते हैं। अब आता है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। ये एक्चुअली आपने वो जो सवाल में भी आया था ना, बेसिकली ये वो जो हमने कटवा दिया वो ये था, बेसिकली बॉन्ड का था बेसिकली, सही है। तो जो आपको पेपर में आया था जो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ये हमें पास टाइम कितना है वैसे? आपकी दूसरी क्लास कब है? सर दूसरी क्लास जो है हमारी 1 बजे है, और मेरे ख्याल में सर ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कर लें सर। अच्छा, चलें नेक्स्ट क्लास में, चलें ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इट विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, ठीक है ना। तो उसको नेक्स्ट में करते हैं। नेक्स्ट में ये है, और प्लस फिर ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये अगर हमने डिस्कस उसमें नहीं हुई है तो विल बी डिस्कसिंग कैलकुलेशंस एज वेल। सही है, और उसको पढ़ लीजिएगा, पीवीएम के कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लीजिएगा, और अपने पास कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में, बिकॉज वी विल बी हैविंग कैलकुलेशन, ठीक है। सही है सर इसकी स्लाइड्स भी शेयर कीजिएगा सर। जी, स्लाइड